Plastic surgery is not just about the skin. Plastic surgery is about everything. It is about bone, it is about muscle mass, it is about nerves, tendons, soft tissue, skin. Everything can be reconstructed with plastic surgery. आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जीएल चौधरी। इंडिया जो है वो ओरिजिन है प्लास्टिक सर्जरी का। प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, किस तरह से होती है? उसका मीनिंग होता है हम किसी भी बॉडी पार्ट को या उसको फॉर्म को, उसके शेप को चेंज करें। क्या प्लास्टिक सर्जरी से कैंसर होता है? प्लास्टिक सर्जरी तो हम नॉर्मल स्किन को रख रहे हैं, आपकी स्किन को यूज़ कर रहे हैं, और प्लास्टिक सर्जरी भी अफोर्डेबल है। सिलवासा में प्लास्टिक सर्जरी हो रही है और हम यहाँ अराउंड 8 to 10 ईयर्स से प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं यहाँ पे। मेल्स में अभी एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है गायनेकोमस्टिया। गायनेकोमस्टिया होता है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से मेल की चेस्ट की साइज बढ़ रही है। सर, डू यू थिंक दिस इज एथिकल कि हम खुद को चेंज करें? तो हम लाइपोसक्शन से आपको 6 पैक एब भी क्रिएट करके दे सकते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सुश्रुत संहिता 2500 ईयर्स ओल्ड बुक है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्लास्टिक सर्जरी लिखी हुई है। कि ब्रेस्ट सर्जरी क्या होती है? तो जो प्लास्टिक सर्जरी से हम ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। डॉक्टर ये बताइए कि वर्जिन सर्जरी क्या होती है? इज इट पॉसिबल टू बिकम वर्जिन अगेन? यस, प्लास्टिक सर्जरी में एक सर्जरी है हाइमेनोप्लास्टी। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ वर्जिन सर्जरी। आपने प्लास्टिक सर्जन बनना ही क्यों चूज किया? कोई और फील्ड क्यों नहीं चूज किया? हम प्लास्टिक सर्जरी में एक्सटर्नल केसेस होते हैं, हैंड इंजरीज होते हैं, बर्न केसेस होते हैं, उनको भी ट्रीट करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी इज जस्ट नॉट अ मेडिकल साइंस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस एंड पैशन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने एकता कपूर के शोज और डेली सोप्स तो ज़रूर देखे होंगे और ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी उन्हें किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना होता है तो वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। चेहरा भी चेंज और अपीयरेंस भी चेंज। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये रियल लाइफ में हो सकता है? इसी मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए और प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, किस तरह से होती है, ये सब हमें बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही रिनाउंड, स्किल्ड, एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर जीएल चौधरी। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो मैडम, आई एम गुड। थैंक यू सर, हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए, रेडी होने के लिए और अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। वेलकम। ये प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है और इसमें क्या होता है? प्लास्टिक सर्जरी जो है सर्जिकल ब्रांच है ओके। और बहुत ही ब्रॉड ब्रांच है। इट्स अ सुपर स्पेशलिटी ब्रांच। और जो प्लास्टिक वर्ड हम जो इसमें सुनते हैं वो प्लास्टिक का मीनिंग होता है, इट्स अ ग्रीक वर्ड। ओके। उसका मीनिंग होता है हम किसी भी बॉडी पार्ट को या उसको फॉर्म को, उसके शेप को चेंज करना। ओके। जैसे रूटीन लाइफ में भी हम प्लास्टिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो प्लास्टिक से हम बॉटल्स बना सकते हैं, कुछ और शेप में शीट्स बना सकते हैं, किसी भी शेप में फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक का रियल मीनिंग इज टू चेंज द शेप एंड फॉर्म ऑफ एनीथिंग। तो प्लास्टिक सर्जरी में जो है हम बॉडी के किसी भी पार्ट को, चाहे नोज हो, लिप्स हो, ईयर्स हो, या किसी भी पार्ट को अगर हमें वापस रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसे वापस नॉर्मल बनाना है, उसका शेप चेंज करके, इसलिए उसे प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। हाँ, मैं पूछने ही वाली थी आपसे कि ये प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का क्या काम होता है? तो ये प्लास्टिक ग्रीक वर्ड है बेसिकली। ओके। और प्लास्टिक इट्स डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी उसमें आती है जिसमें एक्सीडेंट से या फिर कैंसर से या फिर जलने के बाद, बर्न के बाद अगर हमारे बॉडी का स्किन जल गई है या कोई पार्ट जल गया है, जैसे नोज, लिप्स, ईयर्स या कोई हैंड जल गया है, तो उसे रिकंस्ट्रक्ट करके उस पर नया स्किन लगा के, उस पर नया फ्लैप लगा के उसे वापस नॉर्मल बनाना, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ओके। और कॉस्मेटिक सर्जरी में सब कुछ नॉर्मल है, बट हमें और एस्थेटिकली अपीजिंग और ब्यूटीफुल से और गुड लुकिंग बना रहे हैं, उसे कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। ओके। सो किसी की अगर नोज नॉर्मल नहीं है, नोज स्ट्रेट करना है, किसी को ब्यूटीफुल बनाना है, लिप्स एनहांस करना है, फेस को यंगर लुक देना है, या फिर हमें बॉडी में प्लास्टिक सर्जरी करनी है, स्लिमिंग करनी है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्मेटिक सर्जरी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर, ये जो प्लास्टिक सर्जरी है, हम अक्सर सुनते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में होती है, बाहर विदेशों में होती है, तो भारत में ये कब आई और इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री डिस्कस करिए आप हमारे साथ। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो इंडिया में अभी एक किताब है सुश्रुत संहिता, जिन्होंने ऋषि सुश्रुत ने लिखी थी, वो किताब जो है, दैट बुक इज 2500 ईयर्स ओल्ड। 2500 ईयर्स ओल्ड बुक है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्लास्टिक सर्जरी लिखी हुई है। ओके। और हम कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो एक्सपर्ट है प्लास्टिक सर्जरी में, बट
पूरी वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऋषि सुश्रुत को, उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जन मानते हैं। ओके। ही इज हेल्ड एज अ फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बाय द होल वर्ल्ड। तो हम कह सकते हैं जो है इंडिया जो है वो ओरिजिन है प्लास्टिक सर्जरी का। 2500 साल पहले आप सोच सकते हो कि जब किसी भी जो किंग्स थे पहले किसी के ऑर्डर करते थे, किसी को पनिशमेंट करने के लिए उसका नोज कट करते थे, तो उस समय भी जो है प्लास्टिक सर्जरी से वापस नई नोज रिकंस्ट्रक्ट हो जाती थी। अच्छा। तो ये प्लास्टिक सर्जरी बहुत ओल्ड है। अभी लोग सुन रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी वर्ड, बट इंडियंस तो पायनर्स है प्लास्टिक सर्जरी में। और होल वर्ल्ड जो है इंडिया को पायनियर समझते हैं। मतलब ये हिस्ट्री तो हमें बिल्कुल पता नहीं थी। काफी लोगों को पता नहीं, काफी लोगों को लगता है कि जो है वेस्टर्न कंट्रीज में ओरिजिन हुई है और हम सीख रहे हैं वहां से हम जाके। सीख रहे हैं, राइट। मॉडर्न सारी बहुत सारी चीजें वहां डिस्कवर हो रही है, लेकिन अभी इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया बहुत आगे है हर चीज में, रिसर्च में हर आगे, लेकिन ओरिजिन जो है वो तो इंडिया में ही हुआ है सब कुछ। राइट। तो भारत जो है वो प्लास्टिक सर्जरी की जननी है, हम ऐसा कह सकते हैं। यस श्योर। इंडियन जैसे बाकी भी साइंस में भी, आर्ट्स में और भी फील्ड में, कल्चर्स में, तो उसी तरह से मेडिकल फील्ड में भी इंडिया जो है जननी है। और बनारस में ऋषि सुश्रुत रहते थे 2500 साल पहले, वहां वो प्लास्टिक सर्जरी करते थे। तो किंग के ज़माने में भी, राजा महाराजा के ज़माने में भी प्लास्टिक सर्जरी हुआ करती थी उस समय भी। डॉक्टर, क्या ये प्लास्टिक सर्जरी है वो कॉमन लोगों के लिए भी है, या फिर हम तो ऐसा सुनते हैं कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी कराई। इज इट कॉमन फॉर कॉमन पीपल लाइक अस आल्सो? या प्लास्टिक सर्जरी इज़ वेरी कॉमन। प्लास्टिक सर्जरी डे टू डे लाइफ में सभी को रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। उसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जो एक्सीडेंट वाली सर्जरीज है, वो तो डेली होती है प्लास्टिक सर्जरी। बहुत ही कॉमन है। कब किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें अगर किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई है और उसका ऊपर का जो मसल मास, टेंडन्स, नर्व्स, सब सॉफ्ट टिश्यू जो है डैमेज हुआ है, yes. तो बोन जो फिक्सेशन है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन करेंगे, लेकिन बाकी का सराउंडिंग टिश्यूज जो है, जो स्किन लॉस है बाकी, वो प्लास्टिक सर्जरी से ठीक किया जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉमन है। अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो लोग सुनते हैं टीवी में देख के कि बॉलीवुड करा रहे हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में भी लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है अभी लोग, और लोग अफोर्डेबल है ज़्यादा, और प्लास्टिक सर्जरी भी अफोर्डेबल है। सिलवासा में प्लास्टिक सर्जरी हो रही है और हम यहाँ अराउंड 8 to 10 ईयर्स से प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं सिलवासा के, लोग तो करा ही रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी। इवन बाहर से लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। और सिलवासा का जो प्लास्टिक सर्जरी सेंटर है सिल्वा केयर हॉस्पिटल पे, यहाँ लोग मुंबई से, सूरत से, इवन एनआरआईज भी विजिट करते हैं यहाँ फॉर प्लास्टिक सर्जरी। राइट। तो इसका कारण ये भी है कि एक बहुत ही अफोर्डेबल सेंटर है। या डेफिनेटली, अगर किसी को सर्जरी करानी है तो वो काफ़ी रिसर्च करके आते हैं। सर्जरी इज़ नॉट नॉर्मल थिंग। उनको जो है वो पहले रिसर्च करेंगे कि भाई हम कहाँ कराएं, कहाँ सेफ है, कहाँ रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन है कि नहीं है। तो ये सब सारी रिसर्च करने के बाद लोग आते हैं और फिर वो पुराने रिजल्ट्स भी देखते हैं, पहले के रिजल्ट्स कैसे हैं, सर्जन्स कैसे हैं, सेंटर कितना सेफ है, सारे इक्विप्ड है कि नहीं है। तो ये सारा सोच के लोग फिर प्लास्टिक सर्जरी के लिए डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखिए, डर तो लगता है, सर्जरी के नाम से ही डर लगता है। सर्जरी जो वर्ड है ना, वो ही बहुत ही डरावना वर्ड है, तो लोग वैसे भी डर जाते हैं। तो पूरी तरीके से एक सेफ एनवायरनमेंट हम सबको चाहिए होता है व्हेनेवर इट कम्स टू सर्जरी। इसलिए आपको जो पेशेंट्स होते हैं होंगे, उनकी एक प्रॉपर काउंसलिंग भी करनी पड़ती होगी। या डेफिनेटली, काउंसलिंग तो ज़रूरी होती है। उनको सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या है उसके, सर्जरी कैसे होगी, और सर्जरी में आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, आपको क्या क्या डिफेक्ट है, डिफॉर्मिटीज़ हैं जिसको हम करेक्ट करने वाले हैं, वो किस तरह से होगी, एनेस्थीसिया दिया जाएगा। लोगों को एक फियर होता है कि नहीं, सर्जरी के नाम से मुझे बहुत पेन होने वाला है। हाँ। साइकोलॉजिकली ऐसा है कि नहीं, सर्जरी मतलब मुझे बहुत पेन होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिसिन बहुत एडवांस हो चुका है, और अब तो एनेस्थीसिया ब्रांच इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप बिल्कुल सो जाओगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, जिस भी पार्ट की सर्जरी करनी हो बिल्कुल नम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप हंसते हंसते जाओगे और हंसते हंसते बाहर आओगे। राइट। फॉर प्लास्टिक सर्जरी। और इक्विपमेंट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, सारा वेल इक्विप्ड है, वेल क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, और सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, तो ये काफ़ी सेफ हो जाती है प्लास्टिक सर्जरी। राइट। तो आप जब पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं तो क्या उनको ऐसा भी बताते हैं कि हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स पहले भी आए थे और वो काफ़ी खुश होके गए? क्या आप रिव्यू भी दिखाते हैं उनको, बताते हैं उनके बारे में?
ये डेफिनेटली लोगों को काफ़ी चिंता होती है, क्योंकि सर्जरी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है अपने लाइफ में, और वो चाहेंगे कि जो एक बार सर्जरी हो तो सारे अच्छे रिजल्ट मिले, उनकी बॉडी एकदम परफेक्ट हो जाए। राइट। तो वो बाकी रिजल्ट्स भी देखना चाहते हैं कि पहले प्रीवियस पेशेंट्स में कैसे सर्जरीज हुई, उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। तो हमारे पास सारा डाटाबेस रहता है जो हमने सर्जरीज परफॉर्म करी है। अब तक अराउंड 8 to 10 ईयर्स में हमने 5000 से ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी परफॉर्म करी है। तो इतने सारे 5000 के हमारे पास काफ़ी सारे डाटाज हैं, सारे फोटोग्राफ्स हैं उनके बिफोर आफ्टर के। तो वो उनके कंसर्न सर्जरी पार्ट से जो उनके कंसर्न है एरिया में, हम उनको दिखाते हैं कि ये रिजल्ट्स रहे हैं हमारे पास। तो वो रिजल्ट जो है सर्जन टू सर्जन वेरी करते हैं, और अगर लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंट है कि हाँ यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली वो आगे प्रोसीड करते हैं सर्जरीज को। राइट। डॉक्टर, किस तरह के पेशेंट्स आपको अप्रोच करते हैं? और मुझे बड़ा इंटरेस्ट है ये जानने में कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो अभी आपने बताई कि रोज़ी होती है, वो क्या है? थोड़ा एक्सप्लेन करिए वो। देखिए, जो कॉमन यहाँ पे जो कॉमन है वो हैंड सर्जरी बहुत कॉमन है, हैंड की प्लास्टिक सर्जरी। यहाँ पे हमारा जो है इंडस्ट्रियल जोन है, और यहाँ पे हैंड इंजरीज और फिंगर इंजरीज बहुत कॉमन होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि मशीनरी इंजरीज हैं, मशीन में ऑपरेट होना है, तो मशीन से और ह्यूमन इंटरेक्शन अगर होगा तो वहाँ पे इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। तो फिंगर इंजरीज में स्किन निकल गया फिंगर का, फिंगर कट हो गया, या फिंगर पूरी तरह से अलग हो गया है, तो भी हम प्लास्टिक सर्जरी से उसको वापस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी का फिंगर कट के टोटली सेपरेट हो चुका है और विद इन 6 आवर्स अगर वो हमारे सेंटर पे आते हैं, और अगर वो शार्प कट इंजरीज है, अगर वो मैंगल नहीं है, पूरा डैमेज नहीं है, और एक ही जगह से कट हुआ है, तो हम प्लास्टिक सर्जरी से उसमें बोन, उसके नर्व्स, उसके टेंडेंस वगैरह वापस ज्वाइन करके उसको वापस सर्कुलेशन प्रोवाइड करके उसमें प्लास्टिक सर्जरी से वापस फिंगर को रीइम्प्लांटेशन कर सकते हैं। तो पहले जैसा हो जाएगा, वैसा का या वैसा? डेफिनेटली फिंगर एक्सेप्ट हो जाएगी, वापस एक्सेप्ट हो जाएगी और फंक्शन करेगी। बट डिपेंड करता है फंक्शन कहाँ से कट है, कितना डैमेज है अंदर से टिश्यू, उस पर डिपेंड करता है फंक्शन कितना रिकवरी आएगा। बट हाँ, रीइम्प्लांटेशन पॉसिबल है। हमने काफ़ी सारे केसेस ऐसे किए हैं जिसमें हमने टोटल फिंगर रीइम्प्लांट किया है। ओके। एक केसेस में तो हमने 3-4 फिंगर्स को भी एक साथ रीइम्प्लांट किया है। ये काफ़ी लंबी सर्जरीज होती है, अराउंड 5 to 6 आवर्स चलती हैं। अगर ज़्यादा फिंगर्स हैं तो अराउंड 8 to 10 आवर्स भी चलती हैं सर्जरीज, और इमरजेंसी सर्जरीज होती है, हमें तुरंत करनी पड़ती है अगर पेशेंट आया है तो। राइट। इसमें लोगों को काफ़ी डाउट होता है कि इसको प्रिजर्व कैसे करें हम, अगर हम जहाँ से ट्रॉमा डैमेज हुआ है उसको हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कैसे करें। तो अगर कहीं भी इंजरीज हुई हैं आपको, अगर फिंगर कट हो गया है, जहाँ कट हो गया है उसमें आपको उसको देखना, अगर उसमें डर्ट लगा है, कुछ ग्रीस लगा है, कुछ लगा है, तो आप वहाँ पर लोकली उस पर वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद उसको एक नॉर्मल क्लीन क्लॉथ में आप उसको रैप कीजिए। क्लीन क्लॉथ में रैप करने के बाद उसको एक पॉलिथीन बैग, स्मॉल पॉलिथीन जिप बैग में उसमें उसको प्लेस कर दीजिए, ताकि वो एकदम सिक्योर हो जाए फिंगर आपकी। और उस पॉलिथीन बैग को आपको आइस पैक में रखना है। अगर आप आइस पैक में प्रिजर्व करते हैं तो उससे उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो आप अगर 1-2 घंटा लेट भी हैं तो वो फिंगर का जो है सर्कुलेशन सर्वाइव होता है, उसमें इस्चीमा टाइम बढ़ जाता है उससे उसका। तो अगर आप लेट भी आ रहे हो तो हम उसको रीइम्प्लांटेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो जो फिंगर अगर हम ज्वाइंट कर रहे हैं उसके सबसे अच्छे क्राइटेरिया से कि विद इन 6 आवर्स आपको यहाँ पहुँचना है। राइट। सेकेंड इज कि उसमें शार्प इंजरीज होनी चाहिए, एकदम एक जगह से कटा हुआ होना चाहिए। अगर वो मल्टीपल जगह से कटा हुआ है, डैमेज है, तो उसको हम रीइम्प्लांट नहीं कर सकते। अगर एक ही जगह से शार्प कट है तो फिर हम इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम हैंड भी कट है तो हम टोटल हैंड को भी, लेग कट है टोटल लेग को भी रीइम्प्लांट कर सकते हैं वापस। सो ये तो बहुत ही मतलब दिस इज इंटरेस्टिंग एज वेल एज काफ़ी मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाते होंगे आप भी, और वो जो पेशेंट्स होते हैं वो भी। आई थिंक ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से जो पार्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिए ताकि ज़्यादा वक्त तक उनमें जो सर्कुलेशन है वो जी। बना रहे। डॉक्टर, अगर फेस पे चोट लग जाए या फिर कोई छोटे बच्चे हैं या किसी को भी अगर फेस पे कुछ कहीं पे चोट लग गई हो, कहीं गिर गए हों, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो क्या उसे भी प्लास्टिक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है? और फिर जो निशान रह जाते हैं सर्जरी के बाद या गिरने की वजह से, चोट लगने की वजह से स्कार्स रह जाते हैं, वो कैसे ठीक होता है? वो भी सर्जरी जी से हाँ, ठीक हो प्लास्टिक जाएंगे? सर्जरी का उसमें भी काफ़ी अच्छा रोल है। अगर किसी बच्चे को चोट लग गई, गिर गया है और क्रिटिकल एरियाज में आइज के अराउंड, फेस के अराउंड अगर लग गई है, तो उसमें अगर हम शुरू में ही प्लास्टिक सर्जरी कर दें
राइट। तो उससे मार्क्स काफ़ी कम रहेंगे। ओके। इसी तरह अगर किसी का एक्सीडेंट भी अगर हो गया है, तो अगर एक्सीडेंट के दौरान अगर हम शुरू में ही प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं उसमें, तो वो फेस का जो स्कार है वो मिनिमल होगी और काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा, पोस्ट ऑप में हीलिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। जैसे पहले क्या होता था, पहले जब छोटे बच्चों को चोट लगती थी, तो उसमें उस समय प्लास्टिक सर्जरी अवेलेबल नहीं थी। तो आप देखोगे काफ़ी सारे बड़े लोगों को ना काफ़ी बड़े-बड़े निशान हैं फेस पे, कोई स्कार का मार्क्स है, कहीं और मार्क्स है, जलने का निशान है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारे सिलवासा में यहाँ प्लास्टिक सर्जरी अवेलेबल है। तो किसी भी बच्चे को भी अगर छोटा-सा कट भी लग गया, गिर गया, तो उसमें अगर हम बहुत प्लास्टिक सर्जरी में बहुत फाइन सुचर्स लगाते हैं। तो अगर वो फाइन सुचरिंग भी, नॉर्मल सुचरिंग भी करते हैं बहुत फाइन से, तो स्कार बहुत मिनिमल रहेगा। एक तो हमारे पास केस आया था अभी एक्सीडेंट का, तो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो, उनके फेस पे कुछ हैवी मटेरियल गिर गया। ओके। तो हैवी मटेरियल गिरने की वजह से पूरा आइज़ के जो लिड है, आइज़ की जो स्किन है ऊपर की, वो पूरी डैमेज हो चुकी थी और फेस की भी काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। तो ऐसे केसेस में अगर हम नॉर्मल जनरल सर्जरी करते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा स्कार मार्क आता है और आइज़ क्लोजर में, और उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसकी हमने प्लास्टिक सर्जरी की, उसमें नया स्किन लगाया हमने, उसी समय लगाया नया स्किन, फ्रेश ही लगाया हमने, जहाँ स्किन डेफिशिएंट था, और उसके सारा टिश्यू रिपेयर किया। तो उसकी इतनी अच्छी रिकवरी आई कि कोई बता नहीं पा रहा है कि उसको चोट लगी थी फेस में। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई पुराना स्कार हो, जैसे पिंपल्स हो जाते हैं और पिंपल्स होने के बाद स्कार्स आ जाते हैं, वो भी ठीक हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी से? हाँ जी, हाँ, जो एक्ने स्कार्स हैं, पिंपल स्कार्स जो हैं, उसको हम लेज़र से काफ़ी कम कर सकते हैं। अच्छा। उसमें लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, CO2 लेज़र यूज़ होता है, उससे हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। और कोई अगर चोट लगी है किसी को, पुराना जल गया है फेस पे, जलने की वजह से कोई निशान रह गया है, या कोई बर्थ मार्क है किसी को, अगर जन्म से भी मार्क है, तो उसको भी हम सर्जरी से, प्लास्टिक सर्जरी से निकाल सकते हैं परमानेंटली। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है ये तो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जिनको बहुत सारे, और एक तो पिंपल्स में तो मतलब एक खड्डे-टिड्डे हो जाते हैं, पिट्स हो जाते हैं, और वो कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उस पे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, लो कर देता है। तो आपको कभी ऐसा केस मिला है जहाँ पे? हाँ जी, बहुत कॉमन है ये तो। एक्ने और पिंपल्स स्कार्स तो बहुत कॉमन है। अगर उसमें भी अगर आपको जो पिंपल्स हो रहे हैं, एक्नेस हो रहे हैं, आप अच्छा केयर कर रहे हो स्किन का, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो स्कार्स वैसे कम हो जाते हैं। और अगर एक बार हो गए, तो उसके बाद हम माइक्रो नीडलिंग से और CO2 लेज़र से हम उसको लेवलिंग कर सकते हैं, काफ़ी हद तक और काफ़ी एक्सटेंड तक हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट। अपीयरेंस इम्प्रूव होने से कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। हाँ जी, पहले लोगों को ऐसा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी क्यों करानी, लेकिन अभी तो रिसर्च हो चुकी है काफ़ी सारी चीज़ों में इसमें, और इसमें ये बाहर आया है कि जो आपका अपीयरेंस है और आपका जो लुक है, बॉडी इमेज है, वो आपके साइकोलॉजी में और आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए आप देखोगे जो लोग अच्छा दिखते हैं, तो वो लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप को प्रेज़ेंट करने में, वर्क प्लेस में हो जाओ, चाहे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में हो जाओ। तो ये जो है कहीं न कहीं आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है, इसलिए इतना ज़्यादा जो है प्लास्टिक सर्जरी अभी चल रही है। तो जब भी एक प्लास्टिक सर्जरी आप करते हैं, तो रिकवरी टाइम क्या होता है? एक एवरेज रिकवरी टाइम क्या होता है? प्लास्टिक सर्जरी में हम बहुत मिनिमल स्कार्स रखते हैं और स्कार्स को बहुत हिडन एरियाज़ में प्लेस करते हैं। तो नॉर्मली डिपेंड करता है 1 डे से लेके 1 वीक तक, कैसी सर्जरीज़ है, कौन से पार्ट की हो रही है। अगर छोटा-मोटा स्कार है, फेस पे है, तो विदिन 1 टू 2 डेज़ रिकवरी आ जाती है। अच्छा। और अगर बड़ी सर्जरीज़ हो रही हैं, लाइपोसक्शन हो रहा है, टमी टक हो रहा है, तो विदिन अ वीक रिकवरी में ठीक हो जाता है। 1 वीक में ठीक हो जाता है? हाँ जी, 1 वीक में तो सब कुछ सुचारू निकल के सब रेडी हो जाते हैं, पेशेंट एकदम कंफर्टेबल घर जा सकते हैं। मतलब काम करने के लिए रेडी? या काम पे जाने काम के पे तो लिए? 2-3 दिन बाद ही जा सकते हैं। नॉर्मल जो डेली रूटीन वर्क है, अगर हेवी वर्क नहीं है, नॉर्मल रूटीन वर्क है, तो वो 2-3 दिन में ही ओके हो सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड सी, ऑल दीज थिंग्स वर लाइक हिडन टू अस। बिल्कुल, हम ये सारी चीज़ें तो हमको पता भी नहीं थी। एक आम इंसान को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, प्लस प्लास्टिक सर्जरी का क्या अफोर्डेबिलिटी होती है, या फिर उसका इसका रिकवरी टाइम क्या होता है, और इतनी जल्दी वो ठीक होता है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। सो आज ये सारी चीज़ों से पर्दा उठ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। डॉक्टर, जब आप ये सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई साइड इफेक्ट हो गया? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स और इन्फेक्शन तो माइनर रिस्क सभी सर्जरीज़ में होता है, लेकिन हम प्रोटोकॉल्स जो फ़ॉलो करते हैं, सब क्लीन करना, एंटीबायोटिक्स का प्रोटोकॉल्स हैं, और सब सर्जिकल प्रोफाइल चेकलिस्ट को हम फ़ॉलो करते हैं, तो उससे मिनि इन्फेक्शन रिस्क बहुत ही मिनिमल हो जाता है।
और अभी तो सब सारे लेटेस्ट एडवांस इक्विपमेंट्स हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसी है, कौन सी पार्ट की सर्जरीज़ करना है हमें। जैसे हम स्किन लगा रहे हैं, स्किन का एरिया कैसा है, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमल है और एक्सेप्टेबल है, उसको भी हम क्योर कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं तो। ऐसा तो नहीं कि पेशेंट्स को कभी आपने कुछ सजेशंस दिए कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, उन्होंने ना किया हो और किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट उनको हुआ हो? हाँ जी, उसकी अगर कोई भी सर्जरीज़ करते हैं तो हम उसके पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उसको पोस्ट ऑप केयर कैसे करना है, आपको उसका ध्यान कैसे रखना है। तो उसमें अगर आप पेशेंट लापरवाही कर रहा है तो डेफ़िनेटली कुछ थोड़ा-सा माइनर प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें रिकवरी में टाइम लग सकता है, मूड हीलिंग में इश्यूज़ आ सकते हैं। तो जनरली हमें सारा चीज़ें सब डिटेल में पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए आपने ये सर्जरी कराया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चेकलिस्ट आपको फॉलो करना है, ये ध्यान आपको रखना है। तो उससे रिकवरी बहुत स्मूथ हो जाती है। अब जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ वो सभी का सवाल है। हमें तो जानना ही है और ये बहुत बड़ा मिथ है या जो भी है वो आप आज हमें बताइए। क्या प्लास्टिक सर्जरी से कैंसर होता है? देखिए एक कैंसर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी से कैसे कैंसर हो सकता है? नहीं, लोगों प्लास्टिक के माइंड सर्जरी में के हाँ, प्रोसीजर से। देखिए लोगों के माइंड में क्या कैंसर ऐसा शब्द जुड़ा हुआ है कि उनको पता ही नहीं कि कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है। अभी कैंसर इतना कॉमन हो चुका है कि हर घर में बहुत से लोगों को कैंसर हो रहा है। तो कैंसर क्यों हो रहा है? तो मोस्ट कॉमन कैंसर ओरल कैविटी कैंसर, मुंह का कैंसर सबसे कॉमन है। तो जो आप स्मोकिंग कर रहे हो, पान मसाला ले रहे हो, टबैको ले रहे हो और ड्रिंक्स कर रहे हो, तो उसमें वो ओरल कैविटी कैंसर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो बाकी चीज़ों के भी कैंसर, अगर कुछ डिफॉर्मिटी है तो कैंसर्स आते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी से कैंसर नहीं हो सकता। प्लास्टिक सर्जरी तो क्योर करता है, प्लास्टिक सर्जरी करने से कोई कैंसर नहीं हो सकता किसी को भी। ये तो काफ़ी कॉमन है। लोग इस बारे में काफ़ी बात करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से कैंसर होने के चांसेस करते हैं, स्पेशली जब आप बॉडी में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। अगर बॉडी से अगर हम कुछ और भी सिलिकॉन भी कुछ यूज़ कर रहे हैं, कुछ बॉडी पार्ट भी अगर हम उसमें डाल रहे हैं, तो वो सारे एफडीए अप्रूव्ड होते हैं। उसमें कैंसर होने का कोई चांस नहीं है। कैंसर तो नॉर्मल पॉपुलेशन में भी हो सकता है। तो लोगों को ऐसा है कि अगर किसी को प्लास्टिक सर्जरी के बाद कैंसर हो रहा था, नहीं, वो उससे एसोसिएट कर देते हैं कि नहीं उससे मुझे कैंसर हुआ है। लेकिन कैंसर तो नॉर्मल पॉपुलेशन में भी, पब्लिक को भी हो सकता है कैंसर, तो किसी को भी हो सकता है कैंसर। तो प्लास्टिक सर्जरी ऐसा ऐसा कैंसर के लिए रिस्क नहीं है ऐसा। प्लास्टिक सर्जरी तो हम नॉर्मल स्किन को रख रहे हैं, आपकी स्किन को यूज़ कर रहे हैं, या सिलिकॉन भी यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको ऐसी जगह प्रेस करें वो बॉडी से इंटरेक्ट नहीं करता किसी तरह से, तो उससे कोई कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। तो ये पक्का है कि प्लास्टिक सर्जरी से कैंसर नहीं होता है? नहीं नहीं जी, कोई कोई रिस्क नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी करने से कोई कैंसर नहीं होगा किसी को। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि पेशेंट की ही अपनी स्किन को हम यूज़ करते हैं। इसको आप थोड़ा-सा इलैबोरेट करके बताइए। क्या पेशेंट का ही स्किन यूज़ होगा या फिर कोई रिलेटिव है या कोई फैमिली है, उनका भी स्किन यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी के लिए? देखिए हमारे पास एक अभी बच्ची आई थी, 6 महीने की बच्ची थी, 6 मंथ्स की बच्ची। ओके। तो 6 मंथ्स की बच्ची को एक्सीडेंट हुआ था और उसके पैर की, लेग की स्किन निकल गई, दोनों पैर की। ओह! तो उस केस में भी हमने पेशेंट की स्किन ही उस पे लगाई, क्योंकि अपने खुद की बॉडी ही स्किन एक्सेप्ट करती है, किसी और रिलेटिव की बॉडी की स्किन एक्सेप्ट नहीं करेगा बॉडी। पेरेंट्स की भी नहीं? पेरेंट्स की भी एक्सेप्ट नहीं करेगा बॉडी। स्किन आप लगाओगे, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगा, अच्छा। परमानेंटली एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तक वो हमारे पार्ट की बॉडी की स्किन नहीं है तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नॉर्मली अगर हमें पार्शियल थिकनेस स्किन चाहिए तो हम थाई से लेते हैं उसको, ओके। थाई से या लेग से लेते हैं। मोस्ट कॉमनली थाइज एरिया है जो कि यहाँ पे बहुत सारी एम्पल स्किन हमारे पास अवेलेबल है, तो वहाँ से हम हार्वेस्ट करते हैं। अगर हमें जैसे नोज रिकंस्ट्रक्ट करना है, नोज नया बनाना है, हमारे पास नोज लॉस हो गया है, तो हम फोरहेड की स्किन लेते हैं यहाँ से। फोरहेड से स्किन लेके उसके नोज की रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि वो स्किन मैचिंग काफ़ी अच्छा होता है उसका फोरहेड से उससे। और भी अगर जैसे हमें कैंसर में रिकंस्ट्रक्शन करना है हमें, तो थाई से या हाथ से या बैक से हम लेके उसमें कैंसर के पार्ट को जो निकाला गया है, उससे डिफेक्ट बना है मुंह का, वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैंसर में लोगों को ऐसा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी में खाली स्किन का ही रिकंस्ट्रक्शन होता है, ऐसा नहीं है, बोन भी नया बनता है। अच्छा, बोन भी नया बना सकते हैं? Yes, plastic surgery is not just about the skin. Plastic surgery is about everything. It is about bone, it is about muscle mass, it is about nerves, tendons, soft tissues, skin, everything can be reconstructed with plastic surgery. जैसे अगर किसी को कैंसर हुआ है और कैंसर में आपने देखा होगा कई बार के पूरा पूरा जबड़ा जो लोअर जॉ है, अपर जॉ है, वो निकालना पड़ता है जो कैंसर से अफेक्टेड है। राइट। तो उस केस में हम लेग से, फिबुला बोन होती है जो माइनर बोन होती है लेग के अंदर, वो बोन लेके हम वापस पूरा मैंडिबल और उसको जो है लोअर जॉ को या अपर जॉ को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उससे वापस नया। तो ये काफ़ी कॉमन है कैंसर पेशेंट्स में, जिसमें कैंसर से ये उनका डिफेक्ट हुआ है, तो हम उसको बोन रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
अपने बॉडी का यूज करके। तो जहां से आप स्किन या बोन यूज करते हैं वहां की रिकवरी कैसे होती है? जैसे लेग में अगर हम यूज कर रहे हैं तो लेग में हम दो मेजर बोन्स होती है, टिबिया और फिबुला। तो फिबुला माइनर बोन यूज कर रहे हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता लेग के अंदर। हम अच्छा। जितना रिक्वायरमेंट उतना पीस ही लेते हैं वहां से। और अगर मसल मास भी वहां से ले रहे हैं तो वहां पे हम नॉर्मल स्किन ग्राफ्ट लगाना पड़ता है उस जगह पे, डोनर एरिया पे, उसको हील करने के लिए। तो वो हील हो जाता तो है? रिकवरी आ जाती है तो इससे। रिकवरी कितने दिन में हो जाती है? वही एक डेढ़ हफ्ते में? डिपेंड करता है, अगर बड़ी सर्जरीज हैं, ऐसे सर्जरीज तो महीना लग जाता है आपको रिकवरी में। 2 to 3 वीक्स से लेके 1 मंथ तक भी लग सकता है, डिपेंड करता है कितनी बड़ी सर्जरीज हुई है, कितना बड़ा डिफेक्ट है, कैसा स्किन लगाया गया है उस पर। मतलब जितनी बड़ी सर्जरी उतना ज्यादा रिकवरी टाइम। डेफिनेटली। ओके। डॉक्टर ये बताइए कि क्या एक प्लास्टिक सर्जन नॉर्मल सर्जरी भी, लाइक ट्रीटिंग अ वुंड और समथिंग, तो इस तरह की सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं? जी हाँ, वुंड तो काफ़ी कॉमन है। और इंडिया तो डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का। तो यहाँ पे ट्रॉमा के अलावा डायबिटिक वुंड भी बहुत काफ़ी कॉमन है, फुट में, हैंड में, अल्सर्स में। तो उस केसेस में भी जो वुंड हील नहीं हो रहे हैं, उसमें भी हम जो है डायबिटिक प्लास्टिक सर्जरी केयर कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। जैसे किसी का अगर सोल में अल्सर हो गया है, वुंड हो गया, वो हील नहीं हो रहा है मेडिसिन से, तो उसमें हम नया स्किन लगा के सोल में प्लास्टिक सर्जरी करके उसमें नया स्किन क्लैप लगा के उसको हील कर सकते हैं। ऐसे ही अगर एक्सीडेंट हो गया है और अगर वो हील नहीं हो रहा है, कहीं टिश्यू लॉस हो गया है, स्किन लॉस हो गई है हैंड पे या फिर फुट पे, लेग पे, तो हम प्लास्टिक सर्जरी करके उस पर नया स्किन लगा सकते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी छोटे छोटे केसेस में भी यूज़ होता है और बड़े से बड़े केसेस में भी यूज़ होता है। छोटे केसेस में माइनर ट्रॉमा हो गया है, किसी को फेस पे, जैसे हम डिस्कस किया था, हमें फेस पे लग गई है या हैंड में लग गई है, तो प्लास्टिक सर्जन्स को जो है उनका स्किल, वो सॉफ्ट टिश्यू के लिए काफ़ी स्किल्ड होते हैं। उसको कैसे अप्रोक्सीमेट करना है, कितने फाइन सुचर्स यूज़ करना है, उसका स्किन का पैटर्न कैसा है, कितना डैमेज है, कितना स्किन नई रिक्वायरमेंट है, कितने उसी स्किन से हम उसको रिकवरी कर सकते हैं। तो ये सारा असेस प्लास्टिक सर्जन अच्छे से कर सकते हैं। तो हम ये सारा असेस करते हैं कि जो स्किन आपको डैमेज हुई है वो नॉर्मल स्किन क्या आ जाएगी, कि हमें कहीं और से स्किन लगाने की ज़रूरत है, उसमें कितना ब्लड सर्कुलेशन है, ये सारा हम चेक करके उसमें रिकवरी बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि नॉर्मल सर्जन के पास जाना है या कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाना है, प्लास्टिक सर्जन के पास जाना है? तो ये हम एज अ लेमैन मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी? देखिए, इंडिया में नॉर्मली तो ऐसा ही हो रहा है और सिलवासा में भी यही हो रहा है। अगर आपको नॉर्मल चोट लगी तो सबसे पहले लोग अपने जो फैमिली डॉक्टर थे उसके पास जाते हैं। तो फैमिली डॉक्टर उसको ट्रीट करता है, उसको लग रहा है कि नहीं इसमें बड़ा ट्रॉमा है, तो फिर वो जनरल सर्जन के पास आपको भेजेगा। तो जनरल सर्जन अगर नॉर्मल सुचरिंग वगैरह है, ट्रॉमा अगर हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, तो नॉर्मल वो रिपेयर कर देंगे। अगर जनरल सर्जन को लग रहा है कि नहीं इसमें भी जो है प्लास्टिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बड़ा इंजरी वुंड है और कहीं से स्किन लॉस है उसमें और इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो आपको रिफ़र करेंगे। लेकिन अगर लेमैन आप जैसे हैं, तो आपको अगर क्रिटिकल एरियाज पे है, आपको पता चल रहा है कि ये नहीं, यहाँ पे स्किन लॉस है, यहाँ पे मेरा टेंडन कट है, नस कट है, नर्व्स कट है, या आर्टरी में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या फेस पे ऐसे क्रिटिकल एरियाज पे लगा हुआ है जहाँ पे आपको फ्यूचर में मार्क्स आ सकते हैं, तो उस केसेस में हम अगर पहले ही प्लास्टिक सर्जन के पास जा रहे हैं तो आपकी रिकवरी और आपकी सर्जरी काफ़ी अच्छी होगी और फ्यूचर स्कार्स काफ़ी कम हो जाएंगे आपके। राइट। तो अगर आपके क्रिटिकल एरियाज फेस पे हैं तो आपको डायरेक्टली प्लास्टिक सर्जन को ही अप्रोच करना चाहिए, ताकि फाइन सर्जरी होकर आपकी जो रिकवरी है बहुत फास्ट हो सके। सो अगर और पर्टिकुलरली अगर हैंड की इंजरीज है, अगर हाथ में नस वस कट गई है, उंगली में नस कट गई है, तो फिर प्लास्टिक सर्जन इज द बेस्ट सेंटर, बेस्ट पर्सन टू डील विथ ऑल द हैंड इंजरीज। सो दैट मीन्स कभी भी हम जो है प्लास्टिक सर्जन को अप्रोच कर सकते हैं जब भी हमको ऐसा लगे कि कुछ स्कार्स बन रहे हैं या फ्यूचर में कोई स्कार्स आ सकते हैं, या फिर हमें किसी भी तरह से स्किन की या बोन्स की इश्यूज आ रही है नॉर्मली। हैंड में इंजरीज हुई आपके, हैंड में अगर इंजरी हुई आपको, अगर हैंड में ट्रॉमा हुआ है, कट हो गया है फिंगर में या फिर हैंड में या फिर फेस में, तो डायरेक्टली आपको प्लास्टिक सर्जन को ही अप्रोच करना चाहिए। राइट। सो लेकिन ऐसे भी तो बॉडी में कहीं पे भी है ना? या डेफिनेटली। मतलब हैंड और फेस तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो विजिबल है, बट अगर बॉडी में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो भी कॉस्मेटिक सर्जन को मिला जा सकता है, प्लास्टिक सर्जन को मिला जा सकता है। डॉक्टर, अभी जो सिनारियो चल रहा है, लोग बहुत बाहर खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, तो क्या प्लास्टिक सर्जरी से पॉसिबल है कि फैट निकाला जा सकता है बॉडी से? यस डेफिनेटली, हम बॉडी से जो है अनवांटेड फैट निकाल सकते हैं। कैसे? प्लास्टिक सर्जरी में एक प्रोसीजर है, उसका नाम है लाइपोसक्शन। ओके। सो लाइपोसक्शन बहुत ही कॉमन है,
वर्ल्ड वाइड बहुत से लोग लाइपोसक्शन करा रहे हैं। तो लाइपोसक्शन का मतलब अगर होता है कि बॉडी से, लाइपो मीन्स फैट और सक्शन में उसको निकालना। ओके। तो हम जहाँ जहाँ हमारा एक्स्ट्रा फैट है, जो अनवांटेड फैट है, जो डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बाद भी नहीं जा रहा है, उसको हम लाइपोसक्शन सर्जरी से निकाल सकते हैं। जिद्दी फैट। जिद्दी फैट। तो लाइपोसक्शन बहुत ही कॉमन है, और लाइपोसक्शन से हम इवन फेस से, नेक एरिया से, चीन एरिया में जो फैट होता है उसको निकाल सकते हैं, आर्म से निकाल सकते हैं, बैक से, चेस्ट से, टमी से, थाई से, लेग से, सभी पार्ट से हम जो है अनवांटेड फैट जो होता है वो निकाल सकते हैं। तो ये मतलब खाने पीने से ही हो रहा है या फिर हेरिडिटरी भी है कुछ? हेरिडिटरी बहुत ही कम केसेस में होता है, और ज़्यादातर फैमिलियल होता है, फैमिलीज में रन करता है। अगर फैमिलीज में आपकी लाइफस्टाइल, और उस पर सब सारा जो है मेन डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। ओके। आपके लाइफस्टाइल में आपकी हैबिट्स क्या है, आपका रूटीन कैसा है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपका फूड हैबिट्स क्या है, बाहर कितना खाना देना है, कितना फास्ट फूड ले रहे हैं आप, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर ज़्यादातर बैठे रहना है, आप फिजिकल वर्कआउट कम है, तो उनमें ज़्यादा ये बढ़ रहा है, तो आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं। और अगर आपका डाइट और एक्सरसाइज, मैं तो सबसे पेशेंट से पहले यही कहता हूँ कि पहले आप डाइट को फॉलो करिए, अच्छे से डाइटिशियन से मिलिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास आइए, फिर हम उसको आपको जो है फैट निकाल के दे देंगे आपको सारा। आपका जिद्दी फैट निकाल देंगे हम। हाँ जी। तो लाइपोसक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर है, अराउंड 2 to 3 इयर्स अंडर एनेस्थीसिया होता है बेहोशी के अंदर, जहाँ से डिपेंड करता है वहाँ का एनेस्थीसिया आपको दिया जाएगा। और फिर वहाँ से हम एक छोटा सा कैनुला होता है, छोटा सा होल करते हैं अराउंड 5 mm जितना, ओनली 5 mm होल, जहाँ से हमें फैट निकालना है वहाँ पे। ओके। और लाइपोसक्शन मशीन में कैनुला जो है उसको इंसर्ट करेंगे और वहाँ से सारा फैट आपका सक कर लेंगे सारा। तो ये जो फैट निकाल रहे हैं हम, ये फैट जो है परमानेंटली निकल जाता है वहाँ से। अगर आप नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहे हो, नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो वो फैट आपका परमानेंटली चला जाएगा। तो फिर नहीं आएगा वहाँ पे फैट वापस नहीं आएगा जो फैट हमने निकाला है। क्योंकि फैट क्या होता है, फैट के सेल्स जो है वो 18 ईयर्स तक ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर 18 ईयर्स जो हम मोटापा देख रहे हैं, उसमें फैट के साइज इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फैट का साइज बढ़ रहा है, फैट सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। जितने हमने लाइपोसक्शन से सेल्स निकाल लिए वो परमानेंटली चले गए, वापस नहीं आएंगे। अगर टमी से निकाल रहे तो टमी से चला गया, हाथ से निकाल रहे परमानेंटली चला गया वहाँ से। क्या वेट भी कम हो सकता है बॉडी का लाइपोसक्शन से? क्या एक इंसान अगर 150 kg का है या 100 kg का है, तो क्या उसका वेट लॉस करने के लिए लाइपोसक्शन एक सही थेरेपी है, एक सही सर्जरी है? देखिए, लाइपोसक्शन से हम एक बार में मैक्सिमम अराउंड 3 to 5 लीटर्स तक फैट निकाल सकते हैं। सेफ लिमिट जो है वो 3 to 5 लीटर्स है। तो आपका जो वेट लॉस भी है, अगर एक बार हम सर्जरी कर रहे हैं आपके बॉडी की, तो अराउंड 3 to 5 kg वेट लॉस होगा बस। दैट इज अ मैक्सिमम वेट लॉस विद वन सर्जरी। तो अगर किसी को अगर वेट लॉस कराना, तो उनके लिए बिल्कुल भी प्लास्टिक ये लाइपोसक्शन नहीं है। ये इंच लॉस के लिए है, आपको बॉडी के शेप को रिशेप करने के लिए है। टमी में फैट है, निकाल दिया हमने तो टमी स्लिम हो जाएगी आपकी, हैंड से निकाले तो हैंड स्लिम हो जाएगा, लेकिन वेट ज़्यादा लॉस नहीं होता है। बिकॉज फैट जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, और मैक्सिमम 3 to 5 लीटर्स ही हम निकालते हैं एक बार में। सेकेंड सिटिंग करनी है तो हम आपको 6 months का वेट करना पड़ेगा आपको। तो अगर जिनका वेट 120-150 kgs हैं, जिनको वेट लॉस करना है प्राइमरी, उनके लिए बिल्कुल भी ये सर्जरी नहीं है। हाँ, इंच लॉस के लिए है। वेट के लिए तो आपको डाइट और एक्सरसाइज ये सब फॉलो करना पड़ेगा। या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, BMI आपकी 35 से ज़्यादा है, 150-200 kgs वेट है आपका, तो उसके लिए एक और सर्जरी होती है, बैरिएट्रिक सर्जरी। अब ये बैरिएट्रिक सर्जरी जो है ये हम नहीं करते, ये बैरिएट्रिक सर्जन करते हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, बैरिएट्रिक सर्जरी इज अ डिफरेंट सर्जरी। ओके। जो बैरिएट्रिक सर्जरी है वो वेट लॉस सर्जरी है। लाइपोसक्शन इज नॉट अ वेट लॉस सर्जरी, इट्स ओनली इंच लॉस सर्जरी, फैट लॉस सर्जरी। तो जो बैरिएट्रिक सर्जरी है उसमें क्या करते हैं बैरिएट्रिक सर्जन्स, आपके स्टमक के साइज को कम कर देते हैं अंदर से। ये आपके इंटेस्टाइन को जो है एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ज्वाइंट कर देंगे आपको अंदर को। ऐसा करते हैं? हाँ, ऐसा। तो उससे क्या होता है कि आप वो सर्जरीज कराने के बाद आप खाना कम खाओगे। जैसे आपका स्टमक का साइज कम कर दिया अंदर से लैप्रोस्कोपी में, साइज छोटा हो गया, तो जितना आप खाना खा रहे थे उसका आपका डाइट इंटेक बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपका पेट फुल हो जाएगा तुरंत। तो आप खाना कम खाएंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जो वो बैरिएट्रिक सर्जरी है वो वेट लॉस के लिए है, और प्लास्टिक सर्जरी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी इंच लॉस के लिए है। हाँ, अगर आपका वेट लॉस हो गया एक बार, चाहे वो बैरिएट्रिक सर्जरी से हो
चाहे डाइट से हो, एक्सरसाइज से हो। अगर आपने सिग्निफिकेंट वेट लॉस किया है, 15 किलो, 20 किलो, 30 केजीज वेट लॉस किया है, और आपकी वेट लॉस करने के बाद आपकी स्किन लूज हो जाती है, आर्म से, थाई से, टमी से, तो उस स्किन को हम टाइटनिंग प्लास्टिक सर्जरी से कर सकते हैं। अच्छा। उसको बॉडी कंटूरिंग सर्जरी कहते हैं। जैसे आपकी वेट लॉस हुआ तो आपकी टमी की स्किन पूरी लूज हो गई, तो उसे हम प्लास्टिक सर्जरी करके कट करके उसको एकदम बिल्कुल टाइट कर सकते हैं। हैंड की स्किन लूज होगी, उसको हम टाइट कर सकते हैं। तो वो परमानेंटली टाइट हो जाती है? वो परमानेंटली टाइट हो जाएगी आपकी। अच्छा। अगर दोबारा आप वेट गेन नहीं कर रहे हैं, दोबारा आपका वेट साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है और स्टेबल वेट है आपका, तो बॉडी कंटूरिंग से आपका जो है परमानेंट बॉडी राइटिंग कर सकते हैं। अगर एक इंसान कम खाना खाएगा तो एनर्जी लेवल उसका बना रहेगा? देखो, जितना नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है तो वो नॉर्मल रिक्वायरमेंट अपने नॉर्मल फूड से कंप्लीट हो जाती है। हम जो ये फूड ले रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा फूड ले रहे हैं, हम बाहर जाके ओवरलोड हो रहा है, इसलिए वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। जितना हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर है उससे अगर ज़्यादा हमारा फूड आ रहा है तभी तो वेट डाउन हो रहा है हमारा। तो मान लीजिए कि सर्जरी के बाद भी उसने खा लिया अच्छे से, तो ऐसा बॉडी ऐसा क्या सिग्नल देगी कि पता चलेगा कि भाई नहीं खाना था? नहीं, बैरिट्रिक सर्जरी डिफरेंट है, वो बैरिट्रिक सर्जन करते हैं, मैं नहीं करता। लेकिन उसमें बैरिट्रिक सर्जरी में आपका जो है स्टमक साइज छोटा कर दिया है, आपका इंटेक जाएगा नहीं, पेट फुल हो जाएगा आपका। तो हमको tummy ऐसा full हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि अब तो पेट फुल हो गया, अब खाने की जैसे आप जरूरत खाना खाते नहीं। नॉर्मल जगह से जगह नहीं है अंदर जाने के लिए, स्पेस हाँ। फुल हो गया है, राइट। तो वैसे ही बैरिट्रिक सर्जरी के बाद होता है कि आपने थोड़ा खाया तो पेट टमी फुल हो जाएगा आपका। डॉक्टर, अभी आप बता रहे थे कि लाइपोसक्शन से इंचेस कम हो जाते हैं पर वेट लॉस नहीं होता, पर अगर फैट कम हो गया बॉडी से तो फिर वेट लॉस क्यों नहीं होता? वेट लॉस होता है, जितना फैट हम निकालते हैं उतना वेट लॉस होगा। जैसे अगर हम लोग 3 to 5 लीटर्स निकाल रहे हैं तो उतना वेट लॉस हो जाएगा आपका, तो उतना ही वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 100 केजी से 80 केजी पे आ जाएंगे, ऐसा अच्छा। पॉसिबल नहीं है। हम 100 से 95 पे आ जाएंगे। जितना आपने निकाला हाँ। उतना कम हो जाएगा, और वो तो परमानेंटली ही कम हो रहा है। देखिए, वेट कैसा है कि अगर आप लाइफस्टाइल को भी आपको चेंज करना पड़ेगा लाइपोसक्शन के बाद। नॉर्मल डाइट फॉलो करना पड़ेगा आपको, बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करना पड़ेगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ब्रेक करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव लाइफ रखनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली आपको जिम वैसे तो चाहिए ही चाहिए लाइपोसक्शन के बाद भी। मतलब एक ऐसा नहीं अच्छी कि- लाइफस्टाइल तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। यस यस, डेफिनेटली। क्योंकि फैट हम वहां से निकाल रहे हैं, जहां से निकाल रहे हैं वहां वापस नहीं आएगा, लेकिन दूसरी जगह आ सकता है फैट। अगर हमने टमी से निकाल दिया फैट और आप सोच रहे हो हम खाते जाएंगे बाहर फास्ट फूड लेके, हम तो कुछ नहीं है, तो थाई पे जमा हो जाएगा, हैंड पे जमा हो जाएगा, तो बॉडी स्पेस पे आ जाएगा। तो वो सब तो लाइफस्टाइल तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। हाँ, लेकिन जो स्टबल फैट है, जो नहीं निकल रहा है, एक्सरसाइज से नहीं जा रहा है, वो हम तुरंत आपको निकाल के दे देंगे। डॉक्टर, ये जो लाइपोसक्शन है वो सिर्फ मेल्स कराते हैं या फीमेल्स भी अप्रोच करती हैं आपको इसके लिए? लाइपोसक्शन दोनों को बेनिफिट करता है, मेल्स को भी बेनिफिट करता है और फीमेल्स को भी बेनिफिट करता है। मेल्स में अभी एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है गायनेकोमस्टिया। ये क्या होता है? गायनेकोमस्टिया होता है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से मेल की चेस्ट की साइज बढ़ रही है। ओ। तो ये फास्ट फूड है, बाहर का खाना है, सारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उससे जो है उनके मेल्स के चेस्ट है उसके साइज बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये भी लाइफस्टाइल डिजीज है? हाँ, तो उसको कहते हैं हम गायनेकोमस्टिया। ओके। मेल्स के चेस्ट जो है फीमेल जैसे ब्रेस्ट जैसे हो जाते हैं। ओ। तो उनको काफ़ी एम्बरेसमेंट होता है, कहीं पे अगर जिम में जाना है, टी शर्ट खोलना है, स्विमिंग में जाना है, बाहर सोशल लाइफ में जाना है, टी शर्ट्स पहन रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा विजिबल नहीं है। तो ये काफ़ी कॉमन है अभी आजकल। तो उसे हम प्लास्टिक सर्जरी से, लाइपोसक्शन टेक्निक से, जिसमें हम बिल्कुल स्कार कोई विजिबल नहीं होगा, छोटा सा मार्क करेंगे फाइबर में, उससे पूरा फैट निकाल के लाइपोसक्शन को पूरा मेल चेस्ट को नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा। और ये गायनेकोमस्टिया को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। राइट। तो ये अगर किसी को, मेल्स को, अगर जिम जाने के बाद भी अगर चेस्ट कम नहीं हो रहा है और सोशल एम्बेरसमेंट हो रहा है, टी शर्ट पहनने में प्रॉब्लम आ रही है, स्विमिंग पूल में जाने में इश्यूज आ रहे हैं, तो हम लाइपोसक्शन से उसको बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। और इवन मेल्स भी, जिन मेल्स लोग एक्सरसाइज के बाद भी उनका टमी का फैट नहीं कम हो पा रहा है और टमी स्लिम ट्रिम चाहिए, तो उसमें भी हम लाइपोसक्शन करके उनके फैट को, टमी के फैट को कम कर सकते हैं। राइट। और अभी तो एक नया ट्रेंड आ गया है कि बॉलीवुड वाले हीरोइंस देख रहे हैं, सब लोग के इतने एजेड लोग भी 6 पैक्स एब बना रहे हैं, एकदम स्लिम ट्रिम। आप देखोगे शाहरुख खान कर रहा है, ऋतिक रोशन कर रहे हैं, तो लोगों को भी काफ़ी ऐसा है कि अभी उनको भी शॉर्टकट में चाहिए। तो हम प्लास्टिक सर्जरी से भी, अगर आप अच्छा डाइट मेंटेन कर रहे हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और उसके बाद आप टमी के लाइपोसक्शन करा रहे हैं, तो हम लाइपोसक्शन से आपको 6 पैक्स एब भी क्रिएट करके दे सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी से आप उनको एब्स क्रिएट करके देंगे? यस। तो प्लास्टिक सर्जरी से हम क्या करते हैं कि टमी पे जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा फैट है, तो वहाँ से हम एक्स्ट्रा फैट निकाल लेंगे लाइपोसक्शन टेक्निक से। ओके। और वो एक्स्ट्रा फैट निकालने के बाद हम आपको एब्स
पूरा लुक क्रिएट करके देंगे पूरा। यस यस, एब्स जैसा लुक पूरा आएगा आपको। 8 पैक एब्स, 6 पैक एब्स। औरतों में भी, फीमेल्स में भी? यस, फीमेल में भी पॉसिबल है, फीमेल में भी। और उनको अगर चाहिए तो उसमें भी लाइपोसक्शन टेक्निक से, और उनमें एक टमी टक सर्जरी होता है, उससे हम उनमें उनको 6 पैक्स एब्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये टमी टक क्या होता है? टमी टक सर्जरी उनके लिए होता है जिनका प्रेगनेंसी के बाद या फिर वेट लॉस के बाद टमी काफ़ी लूज हो गया हो। ओके। आप देखेंगे कि नॉर्मली जब आप यंग रहते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, टमी काफ़ी टाइट होता है, भले टाइट रहे बट स्किन काफ़ी टाइट रहेगा। राइट। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद और चाइल्ड बर्थ के बाद, या फिर आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है, 20-30 केजी वेट लॉस किया है, उसके बाद आपके लोअर पार्ट जो अम्बिलिकस के नीचे वाला पार्ट है वो काफ़ी लूज हो जाता है, स्किन वो फ्लैपी हो जाता है, बिल्कुल आपके साथ फ्लैपी सा हो जाता है। और पेट भी आपका बाहर प्रोट्रूड करता है, बिकॉज जो इंटरनल मसल्स आपके वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड प्रेगनेंसी। तो टमी टक में हम क्या करते हैं, टमी टक में हम लाइपोसक्शन भी करते हैं, प्लस जो लूज स्किन है वो लूज स्किन को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं और इसको टाइटनिंग कर देते हैं कंप्लीटली। तो उससे आपको जब हम लूज स्किन निकाल देंगे तो आपका टमी जो है बिल्कुल टाइट हो जाएगा, जैसे पहले था वैसा हो जाएगा, उससे भी अच्छा हो जाएगा, उससे भी अच्छा और वो परमानेंट हो जाएगा। बिकॉज हम तभी करते हैं जब आपकी फैमिलीज कंप्लीट हो गई, जिनकी फैमिलीज कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनके बच्चे अभी फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप टमी टक सर्जरी कराइए। तो टमी टक में हम पूरा लूज स्किन निकालेंगे, अंदर से मसल्स को टाइट करेंगे, इवन जो अंदर की जो मसल्स लूज होगी उसको भी टाइट करते हैं हम, और जो लूज फ्लैबी स्किन है उसको हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद आपका टमी जो है बिल्कुल टाइट हो जाएगा और वो परमानेंट रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको प्रेगनेंसी करनी नहीं है, तो आपका लाइफ लॉन्ग तक वो रहेगा आपका टमी का लुक। ओह गॉड, दिस इज सो फैसिनेटिंग। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जब बॉलीवुड मॉडल्स को देख रहे हैं, बॉलीवुड हीरोइंस को देख रहे हैं जो 40s-50s के हो चुके हैं, उनके बच्चे हो चुके हैं बड़े बड़े, और लोगों को लगता है नहीं एक्सरसाइज से सिर्फ जो है वो टमी स्लिम हो रहा है, 6 पैक्स एब्स दिख रहे हैं। नहीं, तो उसमें एक्सरसाइज का डेफिनेटली रोल तो है, डाइट और एक्सरसाइज का, लेकिन उसके साथ प्लास्टिक सर्जरी भी रोल प्ले करती है। जो एक्सरसाइज और डाइट नहीं कर सकता है वो प्लास्टिक सर्जरी करके देगी आपको। मतलब मैं तो यही सोच रही थी कि ये जो मॉडल्स होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और बहुत एक डाइट मेंटेन करते हैं, उनके ट्रेनर्स होते हैं, हम तो यही सोच रहे हैं। सब कुछ कॉम्बिनेशन होता है उसमें, मतलब डाइट एक्सरसाइज तो डेफिनेटली वो लोग करते हैं, लेकिन साथ साथ में ये लाइपोसक्शन और टमी टक सर्जरी करने के बाद आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं और कम एफर्ट में मिल जाते हैं। मतलब जो आप डाइट और एक्सरसाइज करके जो इतना लंबा टाइम लेके आप उसको इतना हैवी करके खाओगे, वो थोड़ी सी एक्सरसाइज थोड़ा सा डाइट होकर भी आपको मिल जाएगा अगर प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। तो फिर इसके बाद भी एक्सरसाइज और डाइट तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी? ये डेफिनेटली, अगर आप नॉर्मल डाइट तो फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको बॉडी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करा ली तो आप मतलब फिर आज चलो फास्ट फूड पे चले, हम ट्रेनिंग लाइफस्टाइल है, कुछ भी खाओ बाहर, ऐसा नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। डॉक्टर, अभी आपने बताया टमी टक के बारे में, क्या ये नॉर्मल पब्लिक के लिए भी है, क्या ये कॉमन लोगों के लिए भी है? क्योंकि हम तो हमेशा ये सुनते हैं कि सेलिब्रिटीज और मॉडल्स जो है वो इस तरह की बॉडी मेंटेन करते हैं, क्या कॉमन लोग भी ऐसी बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं? हाँ जी, बहुत ही कॉमन है ये जो प्लास्टिक सर्जरी है, लाइपोसक्शन और टमी टक पब्लिक में बहुत कॉमन है। और अभी तो इंडियन पॉपुलेशन जो है काफ़ी अफोर्डेबल हो गई है, क्लास काफ़ी इंक्रीज हो गया है, लोग की स्टेटस इंक्रीज हो गया है, और प्रोफेशन भी लोग, अभी तो वर्किंग वुमेन्स भी हैं सारे, तो सभी को अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। राइट। तो जो लोग डाइट और एक्सरसाइज से नहीं हो पा रहा है, उसमें हम प्लास्टिक सर्जरी करके उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। तो सिलवासा वापे में भी काफ़ी लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, और ये नॉर्मल सर्जरीज हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है, सेफ है, और सेफ इन्वायरमेंट में हो रही हैं, तो काफ़ी लोग करा रहे हैं इनको, और इससे कोई भी घबराने की बात नहीं है। नॉर्मल पब्लिक भी, नॉर्मल लेडीज़ भी जो है इनको अप्रोच कर सकती हैं। और हमारे सेंटर्स पे तो सारा काउंसलिंग सेंटर्स अवेलेबल है सारा। किसी को अगर सर्जरीज भी करानी है तो हम पहले काउंसलिंग इनसे मिलते हैं, उनका असेस करते हैं, उनके बॉडी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर सारा काउंसलिंग करते हैं उनको कि किस तरह से सर्जरीज होगी, उनको फोटोग्राफ दिखाएंगे, कितना सेफ है, क्या है, सब कुछ बताएंगे। उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, और करा रहे काफ़ी लोग, नॉर्मल पब्लिक भी रूटीनली करा रहे हैं। हाँ, मतलब ये काफ़ी कॉमन हो चुका है। यस यस। सो वापी सिलवासा में भी ये काफ़ी कॉमन है। अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस रीगेन करना है, सो दिस इज डेफिनेटली फॉर यू। सर, हमें बताइए कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी होती है वो भी प्लास्टिक सर्जरी का एक पार्ट है? हाँ जी, हेयर ट्रांसप्लांट इज अ माइक्रो सर्जरी, और प्लास्टिक सर्जन तो माइक्रो सर्जन हैं, माइक्रोवास्कुलर सर्जन हैं, माइक्रो सर्जरीज बहुत रूटीनली करते हैं।
ओके। और हेयर ट्रांसप्लांट में भी हम पायनियर है प्लास्टिक सर्जन्स। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज में क्या होता है कि जिनके हेयर परमानेंटली लॉस हो चुके हैं और मेडिसिन के बाद भी है, सब मेडिसिन भी अप्लाई कर चुके हैं, ऑयल्स अप्लाई कर चुके हैं, सीरम अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर हेयर आपके नहीं आ रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद, तो उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट से टेक्निक से परमानेंटली हेयर को रीग्रो कर सकते हैं। परमानेंट होते हैं वो? यस, दे आर परमानेंट। सो इसमें डिपेंड करता है, हम असेस करना पड़ता है। जैसे आप रूटीनली देखोगे कि हेयर लॉस जो है वो फ्रंटल पार्ट से ज़्यादा होता है। मेल्स में ये पैटर्न देखते हैं मेल्स ना? में पैटर्न जो है देखेंगे आपके, जो है जिनको हेयर लॉस हो रहा है वो आगे से हेयर लॉस हो रहा है, और साइड से और पीछे देखेंगे कि स्ट्रिप उनका इंटैक्ट रहता है। तो जो आगे वाले हेयर होते हैं वो हार्मोन के सेंसिटिव होते हैं, हार्मोन की वजह से वो फॉल हो जाते हैं। और पीछे वाले होते हैं वो हार्मोन रेजिस्टेंट होते हैं, वो स्ट्रांग हेयर होते हैं, वो नहीं गिरते हैं आपके, इसको हार्मोन भी इफेक्ट नहीं करता है। ऐसा कैसे? तो ये पैटर्न बनाया है, ऐसा है। पीछे वाले हेयर जो स्ट्रांग होते हैं, इससे देखेंगे कुछ लोग बाल जो होते हैं वो आगे से बाल होते हैं, साइड से और पीछे से उनके डिपेंड करता है कौन सा ग्रेड है बाल्डनेस और का। ये कॉर्नर्स से निकलते हैं मेल्स? हाँ, पैटर्न तो मेल्स कुछ का ऐसा है कि यहाँ कॉर्नर्स से निकल मेल जाते पैटर्न हैं से यहाँ। टेम्पल पार्ट से और फिर फ्रंटल पार्ट से भी निकलते हैं। तो जिनके पीछे अगर डोनर एरिया अच्छा है, पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में, और साइड में डोनर एरिया अगर अच्छा है, हेयर अच्छे हैं वहाँ पे, क्वालिटी अच्छी है वहाँ पे, हम असेस करते हैं, तो वहाँ से हम कुछ हेयर्स को लेके विथ रूट, इसमें हेयर ट्रांसप्लांट में विथ रूट हार्वेस्ट करते हैं, रूट्स के साथ लेते हैं। अच्छा। जैसे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं विथ रूट्स, जैसे हम राइस को ग्रो करते हैं विथ रूट्स, एक जगह से एक दूसरी जगह इम्प्लांट करते हैं, राइट। वैसे ही हम हेयर को भी विथ रूट्स निकालते हैं पीछे से, और रूट्स से निकाल के फिर आगे उनमें विथ रूट्स प्लेस करते हैं स्कैल्प में, जहाँ जहाँ डेफिशिएंट है वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे विथ रूट्स उनको हम इंसर्ट करते हैं हेयर को। तो एक बार हमने हेयर इंसर्ट कर दिया, फिर वो स्लोली स्लोली वहाँ से ग्रो करना शुरू करेगा और वो परमानेंटली ग्रो करेगा। आप कट करोगे तो दोबारा ग्रो करेगा, क्योंकि बिकॉज हमने रूट्स इम्प्लांट कर दिया है वहाँ पे आपके। तो मतलब ये परमानेंट हो गया। और मान लीजिए कि कोई इंसान पूरा मतलब बाल ही नहीं हो सर पे, फिर पॉसिबल नहीं है, दोनों एरिया होना जरूरी है। जैसे बाल तो हमें उसके यूज कर सकते हैं, कहीं और से यूज नहीं कर सकते हम उनको। हाँ, यही मुझे पूछना था कि Patient बाल भी आप मतलब उसी पेशेंट के इस्तेमाल करते हैं? यस, उसी पेशेंट के यूज करने पड़ते हैं। अगर ऊपर बाल अगर कम है, पीछे थोड़ा बहुत स्टॉक है, तो हम बियर्ड से भी ले सकते हैं, हम चेस्ट से भी ले सकते हैं, तो बाकी जगह से भी हम हेयर लेके इम्प्लांट कर सकते हैं। लेकिन हेयर की क्वालिटी जो पीछे से ले रहे हैं उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। उसी तरह से अगर किसी को बियर्ड भी नहीं है, बियर्ड पूरा नहीं आ रहा, अच्छे से बियर्ड भी ग्रो करना है, तो बियर्ड भी हम इम्प्लांट कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, बियर्ड भी इम्प्लांट कर सकते हैं? बियर्ड इम्प्लांट कर सकते हैं। आईब्रोज अगर किसी की लॉस हो गई तो वो हम इम्प्लांट कर सकते हैं, और वो परमानेंट हो जाता है? परमानेंट हो जाता है। तो बाल आप मतलब बियर्ड के बाल आप यहाँ से लेते हैं, सर से लेते हैं? या बियर्ड के बाल हम जो है सर से हार्वेस्ट कर सकते हैं, सिंगल सिंगल जिसमें ग्राफ्ट है वो चेस्ट से हार्वेस्ट कर सकते हैं, वो लेके हम बियर्ड को भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वापस। कितने घंटे की सर्जरी होती होगी ये? हेयर ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है कितने ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट है, कितना एरिया हमें फिलअप करना है, उस पर डिपेंड करता है। तो 3 to 4 आवर्स से लेके 7 to 8 आवर्स तक भी चलती है, सर्जरी लंबी चलती है। बट ये तो जो पूरी तरीके से जिनके पास बाल नहीं है उनके लिए तो बुरा न्यूज़ हो गया ये। हाँ जी, वो जिनके पास बाल नहीं, फिर उनके लिए विग ऑप्शंस हैं, हेयर पैच अवेलेबल है। लोग आजकल हेयर पैच के लिए बहुत जा रहे हैं। हेयर पैच क्या होता है? हेयर पैच विग जैसा होता है, एडवांस वर्जन ऑफ विग है। जैसे विग में हम डायरेक्ट पहन लेते हैं, तो हेयर पैच में क्या करते हैं लोग, एक आर्टिफिशियल हेयर का एक लेयर होता है, वो एक शीट पे आपके आर्टिफिशियल हेयर होंगे, वो शीट एज सच आपके स्कैल्प में वो लोग स्टिक कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, तो वो टेम्पररी है? गम टेम्पररी है वो आपसे गम से आपके वहाँ पे स्टिक कर देंगे। वो तो बार बार रोज रोज आपको निकालना नहीं है उसको, जैसे विग को हमें निकालना होता है, वैसे हेयर पैच एक बार स्टिक कर दे वो रहेगा वहाँ पे। लेकिन फिर वो उनके लिए है जिनके पास हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन नहीं है। जिनके पास हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है तो डेफिनेटली उनको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही जाना चाहिए। ये आर्टिफिशियल हेयर लगाना, पैच लगाना, तो आर्टिफिशियल सा आपको फीलिंग देता है। ये जो बाल गिरते हैं लोगों के या एक पैटर्न में चले जाते हैं, ये तो जेनेटिक है ना? या बहुत कुछ जेनेटिक होता है, डिपेंड करता है। जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है वो जेनेटिक होता है, और ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स में हो, आपके मेटरनल साइड में हो, किसी मम्मी साइड में हो, मदर साइड में किसी को अगर हो रहा है हेयर लॉस, तो वो भी आपको इनहेरिट कर सकता है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को था तो वो भी इनहेरिट कर सकता है आपको। तो जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है उसमें तो मेडिसिन काफ़ी कम काम करती है, तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट ही रिकमेंड होता है। और भी कोई डिजीज़ में जिसमें अगर मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं काम कर रहा है तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट से हम परमानेंटली ग्रो कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि हम एक एरिया से किसी दूसरी एरिया में शिफ्ट हुए और वहाँ का जो पानी है वो हमको सूट नहीं कर रहा? हाँ, उस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं,
लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, हेयर केयर अच्छा करेंगे, विटामिन सप्लीमेंट्स आप लेंगे तो उनको मॉडिफाई करके आपको हेयर को अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो वो जो बाल लूज कर चुका है इंसान, वो वापस आ जाएंगे? यस, अगर आपके रूट्स इंटैक्ट है, अगर रूट्स नहीं गए हैं, रूट्स अगर आपके है वहाँ पे और हेयर थिनिंग हो गया तो हम उसको मेडिसिन से और मेडिकल थेरेपी से हम उसको वापस रिगेन कर सकते हैं। ओके। अगर हेयर रूट्स परमानेंटली लॉस हो गया, परमानेंटली स्मूथ हो गया है, बाल्ड हो गया, जहाँ पे हेयर रूट्स ही नहीं है, तो वहाँ पे हम हेयर ट्रांसप्लांट करके आपको नया वापस हेयर ग्रो कर सकते तो हैं। मतलब हेयर ट्रांसप्लांटेशन वहीं पे होगी जहाँ पे रूट्स की प्रॉब्लम है, हाँ, मतलब जहाँ पे पूरा बिल्कुल फ्लैट हो गया है, फ्लैट हो गया है, चिकना हो बिल्कुल, गया है, हाँ बिल्कुल रूट्स दिखेंगे, विजिबल ही नहीं हो रहे यहाँ पे आपको, तो वहां पे तो वो वहाँ पे रूट्स। फिर हम नया रूट्स लगा के उसको हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दिस इज वेरी, ये हमारे लिए एक अलग दुनिया है। तो फीमेल्स भी आती हैं आपके पास हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए? हाँ जी, फीमेल्स को भी होता है, फीमेल्स में भी जो है ये जेनेटिक कॉजेज होते हैं, कुछ लोग के आप देखोगे कि ये जो फोरहेड काफी वाइड हो जाता है, ऊपर तक हाँ। एक्सटेंड कर जाता है, नॉर्मल फीमेल का जो है आगे से फ्लैट होता है, तो अगर ये हेयरलाइन रिसीड हो गया है, पीछे चला गया है, तो उस केसेस में भी हम हेयरलाइन को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करा के, फीमेल्स में भी पॉसिबल है। तो उनको कैसे पता चलता है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद मैं कैसी दिखने वाली हूँ, या कुछ आप आइडिया देते हो उनको? हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें हम उसको उसमें जो है इमेज को इम्पोज करके आपको दिखा सकते हैं ये कैसा किस तरह से, लेकिन अ, वो 90% खाली एक्यूरेट होता है। जैसे कुछ लोग आपका है ना क्या पहले का फोटो लेके हैं, नहीं हम पहले ऐसे दिख रहे थे, चलो वैसे दिखना है वापस, हमें हाँ। वो हेयरलाइन हमारा वैसा था, अभी हेयरलाइन पीछे रिसेट कर गया है, तो डेफिनेटली अगर हम हेयरलाइन को आगे बढ़ा रहे हैं और हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वापस बस आपको लुक मिलेगा। तो मतलब पेशेंट खुद ही आपको बताता है कि हमको इस तरह की चीज हाँ जी, हाँ चाहिए, जी, इस तरह का? पेशेंट बताता है, फिर हम भी असेस करते हैं उसको कि पेशेंट को वाकई में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, क्या उसको बेनिफिट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सर्जरी से बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको। राइट। अभी वापी सिलवासा में तो हार्ड वाटर है, तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे हेयर हाँ जी, ट्रांसप्लांट। बहुत ही कॉमन है हेयर ट्रांसप्लांट, तो अभी तो हेयर फॉल इवन वाटर से, इन्वायरमेंटल कंडीशन से लेके हमारी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, फूड हैबिट्स हैं, रेंटेड लाइफस्टाइल है, और इस सब से भी जो है स्ट्रेस है, इन सब से भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, कुछ लोगों को परमानेंट हो रहा है और काफ़ी यंग एज में हो रहा है, राइट। तो काफ़ी लोग ज़्यादा सीख कर रहे हैं और काफ़ी लोग बेनिफिट हो रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट से। डॉक्टर, अब हमें ये बताइए कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसका फेस में क्या रोल है, ब्यूटी एनहांस करने में क्या रोल है? कॉस्मेटिक सर्जरी का फेस में काफ़ी अच्छा रोल है, प्लास्टिक सर्जरी से हम फेस को काफ़ी अच्छा जो है लुक, गुड लुकिंग बना सकते हैं। राइट। जिनका फेशियल में डिस्प्रोपोर्शनेट है, अगर किसी का नोज एबनॉर्मल शेप है, नॉर्मल शेप नहीं है, ब्रॉड ज़्यादा है, ऊपर से बेंट है, कुछ ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो वो हम प्लास्टिक सर्जरी से नोज का रिशेप कर सकते हैं, उसको वापस जो है प्रॉपर एस्थेटिकली अपीलिंग बना सकते हैं। अगर किसी का लिप्स स्मॉल है तो लिप्स के साइज को बड़ा कर सकते हैं फिलर्स से। अगर किसी को रिंकल्स आ गए हैं फेस पे, रिंकल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो बोटॉक्स इंजेक्शन आते हैं, वो बोटॉक्स से हम जो है उनको रिलैक्स कर सकते हैं मसल्स को और उनको स्मूथ कर सकते हैं फेस को। तो बोटॉक्स और फिलर्स में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। बोटॉक्स जो है आपके रिंकल्स को स्मूथ करने के लिए होता है, फेस को स्मूथ बनाने के लिए होता है, वो मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। फिलर्स जो होते हैं वो फिल करते हैं जहाँ पे डेफिशिएंट्स हैं। आपका अगर फेस ज़्यादा स्लिम है, आपको अच्छा चीक, प्रोमिनेंट चीक्स चाहिए, लिप्स बड़े चाहिए, तो वो हम जो है स्किन थोड़ा स्मूथ चाहिए, स्ट्रेच चाहिए, तो फिलर इंजेक्शन होते हैं। फिलर से हम आपके फेस में इंजेक्ट करके आपके फेस को और अच्छा अपीलिंग बना सकते हैं। तो नेचर में तो ब्यूटी प्रेजेंट है, हम देखेंगे नेचर ने कितना सब कुछ ब्यूटीफुल बनाया है। जैसे नेचर में आप देखोगे कि जो है कितने एनिमल्स ब्यूटीफुल हैं। आप ज़ेब्रा पे स्ट्रिप्स देखिए, टाइगर के पैटर्न्स देखिए, चीता पे देखिए, कितना ब्यूटीफुल उन्होंने बनाया है। पीकॉक को देखिए, बर्ड्स देखिए, कितने वेराइटीज ऑफ कलर्स है बर्ड्स के अंदर, राइट। जो हम पेंट नहीं कर सकते, वैसे वैसे कलर्स हैं जो हम हाथों से भी पेंट ना कर पाए, इतना ब्यूटीफुल नेचर ने बनाया है। प्लांट्स को देखिए, तो नेचर तो इटसेल्फ ब्यूटी अपनी जो है एग्जिबिट करता है, और ये हमें भी हक है, हम भी बनाएं, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाएं, इंसान को ब्यूटीफुल बनाएं। जिनके पास नहीं है वो प्लास्टिक सर्जरी से और अपने फेस को सिमेट्रिकल और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो एजिंग की वजह से हमारे पे बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट होता है। एज की वजह से हमारे जो है यहाँ पे ये नेज़ल फुल प्रोमिनेंस हो जाते हैं, ये जो फेस के चीक्स डिसेंट होना शुरू हो जाएंगे और स्किन लूज हो जाएंगे, रिंकल्स आ जाएंगे, आइज के नीचे होलोनेस हो जाएंगे। तो इसमें हम प्लास्टिक सर्जरी से वापस स्किन को रिजुवनेट कर सकते हैं। जिनके नेक पे लाइंस आ गए हैं, फेस लूज हो गया है, तो हम फेस लिफ्ट सर्जरी होती है। फेस लिफ्ट सर्जरी से हम वापस जो है मसल्स के, फेस के मसल्स को टाइटन कर सकते हैं और लूज स्किन को भी टाइट कर सकते हैं हम वापस।
तो ये तो वापस परमानेंट इफेक्ट देता है। हाँ जी, ये बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। आप डेफिनेटली एज होगी, एक लिमिट होगी, तो उसके बाद तो आपका सब कुछ लूज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इसकी एज हो गई है, तो उसमें अगर हम फेस लिफ्ट सर्जरी कर रहे हैं, फेस को टाइटनिंग कर रहे हैं, स्किन को टाइटनिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। इवन जो आइज़ के ऊपर जो आपकी स्किन लूज हो जाती है, आइज़ के नीचे जो हॉलो बैग्स हो जाते हैं, उसकी हम ब्लेफरोप्लास्टी प्लास्टिक सर्जरी करके उनको वापस रीशेप कर सकते हैं, वापस यूथफुल आइज़ कर सकते हैं। अच्छा। लिप्स जो इनके हॉलोन आउट हो गए हैं, लिप्स को फिलर्स लगा के, और अगर फिलर्स यूज़ नहीं करें तो हम फैट को भी यूज़ कर सकते हैं। बॉडी से जो फैट निकालते हैं हम, जो लाइपोसक्शन से, वो फैट को निकाल के हम फेस में इंजेक्ट कर सकते हैं, उसको फैट ग्राफ्टिंग कहते हैं। ओके। तो वो फैट ग्राफ्टिंग से हम फेस को वापस यूथफुल कर सकते हैं। राइट। तो कौन से एज के बाद आप सजेस्ट करते हैं कि इन सर्जरीज के लिए जाना चाहिए? कोई एज लिमिट नहीं है, यंग से यंग, अराउंड 18-20 ईयर्स से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके फेस में डिफॉर्मिटीज़ है, कुछ आपका फेस का एसिमेट्रिकल है, नोज़ में कुछ इश्यूज़ हैं, फेस में कहीं आपको हॉलोनेस दिख रहा है, तो 18-20 ईयर्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 50-60-70 ईयर्स तक भी लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। और आपका बॉडी फिट होनी चाहिए, हम पैरामीटर्स चेक करते हैं, सब कुछ अगर फिट है तो फिर कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब बॉडी में फिट आप कैसे चेक करते हैं, कि क्या चीजें चेक करते हैं कि बॉडी फिट है? बॉडी फिटनेस के लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपका ईसीजी करते हैं, एक्सरे करते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं। ये सब सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। जब सारे आपके ब्लड प्रोटीन्स नॉर्मल हैं, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, आपका आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, लीवर फंक्शन नॉर्मल है, और आपका चेस्ट नॉर्मल है, सोनोग्राफी नॉर्मल है, ये सब सारे चीज़ें नॉर्मल अगर है, आपका शुगर कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, सब कुछ सारे पैरामीटर्स अगर नॉर्मल में हैं, तभी हम आपको फिटनेस देते हैं, और उसके बाद फिर हम सर्जरी के लिए प्रोसीड करते हैं। तो अगर ये चीजें नॉर्मल नहीं है तो सर्जरी नहीं होती? नहीं, डेफिनेटली अगर कुछ भी अब नॉर्मल है तो हम सर्जरी के लिए प्रोसीड नहीं करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं, आपको फिजिशियन के पास भेजते हैं, फिजिशियंस उनको करेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। जब हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ब्यूटी बिल्कुल सब्जेक्टिव है। किसी को कोई खूबसूरत दिख सकता है, किसी को कोई खूबसूरत दिख सकता है। आई थिंक ये कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्यूटी इज टोटली सब्जेक्टिव। एंड अगर आप अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं, अपना खुद का, नॉट फॉर द सोसाइटी, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, खुद का बेटर वर्जन बनना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर कीजिए। प्लास्टिक सर्जरी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन, एक अच्छा डाइट रूटीन, डेफिनेटली। बट डोंट थिंक, कहीं से भी हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि ब्यूटीफाई करने का मतलब ये है कि आप खुद को वैसा बना लीजिए जैसा एक सोसाइटी स्टैंडर्ड, सो कॉल्ड सोसाइटी स्टैंडर्ड चल रहा है। सो डेफिनेटली वी डोंट वांट टू से दैट। वी जस्ट वांट टू से कि everybody is beautiful, but if you want to become your own better version, definitely come for plastic surgery, cosmetic surgery, aesthetic surgery, जो भी आप कंसिडर करना चाहें। ऐसा हमको शुरू से बोला जाता है, या फिर कहीं ना कहीं हमें वो एथिक्स दिए जाते हैं कि हमारे खुद के अंदर चेंजेस नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें खुद को वैसा का वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। सो डू यू थिंक दिस इज एथिकल कि हम खुद को चेंज करें, या हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करें? डू यू थिंक इट इज एथिकल? और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खुद को ही एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं, ये क्योंकि ये सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है कि खुद को वैसे एक्सेप्ट करो जैसे आप हो। तो डू यू थिंक कि कहीं एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम जब हम ऐसी कोई चीज़ करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी फिलोसफी क्या है। और कुछ लोग कंफर्टेबल हैं, कुछ लोग देखोगे, आप पेरेंट्स देख लो, सब लोग देख लो, जिनकी अगर आपकी वर्क प्लेस डिमांडिंग नहीं है, अगर आप अगर हाउस होम मेकर हो, या फिर कुछ लोग बिल्कुल अपने अपने अगर बॉडी में कंफर्टेबल है। द मेन थिंग इज दैट यू शुड बी कंफर्टेबल। राइट। अगर आप नेचुरली कंफर्टेबल आपके फेस को अपीयरेंस को लेकर, बॉडी अपीयरेंस को लेकर, तो आप नहीं करवा, कुछ लोग नहीं करवाते हैं। लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं, मुझे और अच्छा दिखना है, मुझे और अच्छा फीलिंग दिखना है, मैं वर्क फोर्स में जहाँ काम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा मेरा अपीयरेंस, मुझे ये अब नॉर्मल है, मेरा ये कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, मुझे अच्छा करना है। तो डेफिनेटली अभी मॉडर्न साइंस काफ़ी एडवांस हो चुका है, और पब्लिक लोग भी अभी जो है, सभी लोग चाहते हैं कि हम अच्छा दिखें। सब लोग सोच रहे हैं हम फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हो गए, अब हम फिजिकली कैसे स्ट्रांग हो जाए। राइट। तो जो चीज़ डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं, और वो प्लास्टिक सर्जरी से अगर पॉसिबल है, अगर वो सेफ है, वो अप्रोचेबल है, वो अफोर्डेबल अगर है, तो कोई क्यों नहीं कराएगा प्लास्टिक सर्जरी। राइट। सो इट इज टोटली एथिकल? यस, इट्स डेफिनेटली, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और अगर आपको बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट्स मिल रहे हो, जिसमें आपको बिल्कुल सर्जरी के कोई मार्क्स नहीं है, विजिबल नहीं है कि आपने सर्जरी कराई है, तो डेफिनेटली हर कोई करना चाहेगा, हर कोई किसी को अच्छा दिखना है। राइट। सो दिस इज, मतलब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं
वो ऑडियंस को जाना ये बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ नॉट फॉर सोसाइटी, फॉर मेंटेनिंग दिस सो कॉल्ड सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, और एवरी पर्सन इज़ ब्यूटीफुल। सिर्फ Yes, आप yes, अपना definitely. अगर बेटर वर्जन बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही है। डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया है, जो सोसाइटी है, वो बहुत सारा प्रेशर पोज कर रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो टू लुक अ सर्टेन वे एक इंसान हमेशा प्रेशराइज्ड फील करता है। हाँ, थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रही है डेफिनेटली। अभी काफ़ी सारा जो यूथ है और इवन मिडिल एज मैन जो हैं, पब्लिक है, सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो लोग जब दूसरे को देखते हैं कि नहीं वो इतना अच्छा दिख रहा है, अपीलिंग दिख रहा है, तो क्यों ना हम भी, अगर हमारे पास चांस मिले तो हम भी क्यों अच्छा ना दिखे उसमें। राइट। और अभी लाइफस्टाइल भी मॉडर्न हो गई है, सबको अच्छा चाहिए, अच्छे घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। अगर अच्छे कपड़ों में अच्छी बॉडी अगर मिल जाए तो फिर वो तो उस पर सोने पे सुहागा हो जाएगा लोगों को। तो अच्छा तो नेचुरली इन्वॉल्व है, हमारे अंदर इनबिल्ट है कि हम अच्छा दिखना चाहते हैं, सब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं डेफिनेटली। और अगर वो पॉसिबल है सेफ तरीके से प्लास्टिक सर्जरी, तो क्यों ना फिर लोग उसमें। क्या स्किन का कलर चेंज करना भी पॉसिबल है? हाँ जी, अभी तो जो है अब कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ हम जो है स्किन का टोन कलर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है, ग्लूटाथायोन एक इंजेक्शन आया है, इट्स अ वंडर ड्रग। ग्लूटाथायोन नॉर्मल भी हमारे बॉडी में होता है, तो जो हम इट इज़ लाइक अ विटामिन, मल्टीविटामिन टाइप, तो उसके इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, उसकी क्रीम्स अवेलेबल हैं, लेजर्स अवेलेबल हैं। तो ये सब थेरेपी करके, केमिकल पील अवेलेबल है, पील्स वगैरह, ये सब कॉम्बिनेशन करके हम अपना जो है स्किन का टोन भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको और फेयर कर सकते हैं। और ये भी बहुत कॉमन है अभी। तो जब एक ब्राउन स्किन बेटर टोन में जाती है, थोड़ा फेयर हो जाती है, तो मेलानिन प्रोडक्शन और ये सब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? डेफिनेटली मेलेनिन तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन अगर जैसे सन से प्रोटेक्ट करता है मेलेनिन हमारे। अच्छा। और हमारी अभी लाइफस्टाइल तो काफ़ी सारा हम सन में इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, इंडोर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं सारा। और अगर हम किसी को टोन अगर इम्प्रूव करना है, तो वो हम इंजेक्शन से इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले ये था रीजन रीजन वाइज आप देखेंगे अगर, तो नॉर्थ वाले ज़्यादा वाइटिश होते हैं, और जैसे साउथ में हाँ, जाएंगे तो ज़्यादा वो थोड़ा सा ब्रिटिश होते हैं। ब्रिटिश होता है। तो अभी तो सब जगह इंटरमिंगल हो गया, सब लोग अपना जो है लोकेशन चेंज कर रहे हैं, रीजन्स को ट्रांसलोकेट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जो विश करते हैं उनको एक लिमिट तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और वो चेंज कर सकते राइट, मतलब स्किन टोन चेंज की जा सकती है विद, अगर कुछ थोड़ा बहुत कुछ हैं। डिफरेंस हम लाना चाहते हैं तो हम ला सकते हैं डेफिनेटली। ये यहाँ पर वापस से कोट करना बहुत ज़रूरी है कि एवरी स्किन, एवरी कलर इज़ ब्यूटीफुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप में चेंजेस आए, खुद चाहते हैं, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, अगर आप खुद चाहते हैं अपनी स्किन टोन को थोड़ा सा बेटर करना, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। डॉक्टर, क्या ये कॉस्मेटिक सर्जरी जो है, एस्थेटिक सर्जरी है, दिस इज फॉर एवरीवन, कॉमन है, या फिर हम ऐसा सुनते हैं ना कि सिर्फ सेलिब्रिटीज ही कराते हैं, सिर्फ मॉडल्स ही कराते कॉमन हैं? पीपल भी करा सकते हैं। अभी तो वुमेंस भी काफ़ी वर्किंग वुमेंस हो गए हैं, हमारे वर्क प्लेस भी डिमांड कर रहे हैं, सोशल मीडिया डिमांड कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे जॉब्स आ गए हैं जो इन्फ्लुएंसर्स जॉब हैं सारे, एंकर्स हैं, काफ़ी सारे सोशल इवेंट्स को एंकर्स हैंडल कर रहे हैं। तो राइट। जो एंकर्स हैं उनको भी अच्छा दिखना है, उनको अपीलिंग दिखना है, तो काफ़ी कॉमन है और अफोर्डेबल है, और सिलवासा में हो रही है प्लास्टिक सर्जरी, तो क्यों ना लोग कराए अपने होम टाउन में। राइट, तो अगर आप सिलवासा वापी में हैं तो डेफिनेटली आप अपने अपीयरेंस को अगर खुद अपनी मर्जी से बेटर करना चाहते हैं तो विजिट करिए। डॉक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारी लेडीज जानना चाहती हैं ऑब्वियसली, कि ब्रेस्ट सर्जरी क्या होती है? जी, ब्रेस्ट सर्जरी भी एक पार्ट है प्लास्टिक सर्जरी का। तो जो प्लास्टिक सर्जरी से हम ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, जिसमें ब्रेस्ट साइज छोटा है, स्मॉल है, ओके। तो उससे में हम अगर प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट्स आते हैं, फेयर ग्राफ्टिंग आती है, तो उससे हम ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। जिनके हार्मोनल बैलेंस डिसबैलेंस की वजह से अगर ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और काफ़ी बड़े हैं और आपको उससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नेक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, सोशल एम्बेरसमेंट हो रहा है, तो हम ब्रेस्ट को साइज भी स्मॉल कर सकते हैं, उनको लिफ्ट भी कर सकते हैं। अच्छा। अगर एज रिलेटेड चेंजेस हैं, जैसे कि आपके एज हो गई हैं और ब्रेस्ट काफ़ी लूज हो गए हैं और स्मॉल साइज हो गए, तो हम उसको ब्रेस्ट लिफ्ट करके, सर्जरी करके ब्रेस्ट को भी एलिवेट कर सकते हैं। यानी लिफ्टिंग भी की जा सकती है? यस, और ब्रेस्ट के साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, उनको लिफ्ट भी कर सकते हैं, उनको साइज को स्मॉल भी कर सकते हैं। और बहुत ही कॉमन है, अभी तो बॉडी इमेज लेके लोग काफ़ी कॉन्शियस हो रहे हैं,
बॉलीवुड मॉडल से, बॉलीवुड हीरोइन से इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत कॉमन हो गया है अभी तो बॉलीवुड स्टार्स को क्लीवेज दिखाना है सब सारा। राइट। तो पब्लिक भी, लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं, जिनके पास नहीं है तो लोग सर्च करते हैं इसके लिए, और और एक काफी कॉमन कॉन्फिडेंस है। भी लो हो जाता है अगर ब्रेस्ट साइज छोटा रहता है या यस बहुत डेफिनेटली। बड़ा रहता है तो भी कॉन्फिडेंस लो हो यस जाता है। डेफिनेटली, बॉडी इमेज एक जो है, फीमेल की बॉडी इमेज जो है ब्रेस्ट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। और अगर साइज स्मॉल है या काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ब्रेस्ट साइज, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो जाता है। और अगर नॉर्मल है, अपीलिंग है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस में काफ़ी चेंज आ जाता है। चेंजेस आते हैं। डॉक्टर, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारी लड़कियों में, और यहाँ के ट्राइबल्स में भी, कि जो ब्रेस्ट साइज होता है वो छोटा रहता है, जेनेटिकली भी छोटा रहता है, और ऐसे भी जो है स्लिम ट्रिम रहते हैं तो थोड़ा ब्रेस्ट साइज छोटा रहता है। उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, इतने कंफर्टेबल तो होते नहीं है कि ब्रेस्ट साइज के बारे में बात करें, क्योंकि एक बहुत ही पर्सनल इशू हो जाता है, तो इस बारे में हम इतने कंफर्टेबल नहीं रहते। तो हम क्या करते हैं, गूगल करते हैं, और हमको ऑयल्स के बारे में और कुछ एक्सरसाइजेज बता दी जाती है, कुछ मेडिसिन बता दिया जाता है जो कि हम यूज़ करते हैं या बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसका कुछ खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे ब्रेस्ट साइज छोटा है, तो उसको कैसे एनहांस किया जा सकता है? कैन प्लास्टिक सर्जरी हेल्प? ये डेफिनेटली प्लास्टिक सर्जरी का ब्रेस्ट में काफ़ी अच्छा रोल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। यंगस्टर्स के जो स्मॉल ब्रेस्ट की साइज़ हैं, अगर आप कुछ ऑयल यूज़ कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं, मुझे लगता नहीं कुछ इफेक्टिव हैं ऑयल जो या कैप्सूल्स जो अवेलेबल है ऑन द ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ऑफ द मेडिकल स्टोर्स। जो टू कॉमन मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए, वो है फैट ग्राफ्टिंग और सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट। ओके। तो ये वर्ल्ड वाइड ही बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने के लिए मोस्ट कॉमन यही यूज़ हो रहा है, और ये सबसे अच्छा सेफ भी है और सबसे इफेक्टिव भी है। राइट। तो फैट ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट से फैट निकालते हैं, टमी से है, थाई से है, हम फैट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। उस फैट को हम ब्रेस्ट में इंजेक्ट करके उसका साइज बढ़ा सकते हैं। ओके। और सेकंड मेथड होता है सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं, जिसमें सिलिकॉन जो है वो ये FDA अप्रूव्ड है, और ये यूरोपियन कंट्रीज से और वेस्टर्न कंट्रीज से इंपोर्ट होता है। तो अच्छे क्वालिटीज़ के ही होते हैं, ये बॉडी एक्सेप्ट करती है, बॉडी से कोई रिएक्ट नहीं करते हैं सिलिकॉन इम्प्लांट्स, बॉडी में सेफ होते हैं। तो ये सिलिकॉन इम्प्लांट्स को हम सर्जरीज में जो है बॉडी के ब्रेस्ट के नीचे प्लेस कर देते हैं इनको, तो उससे आपका काफ़ी अच्छा ब्रेस्ट का साइज मिल जाता है और तुरंत एक दिन में हो जाता है ये। राइट। तो कौन सी एज के बाद करवा सकते हैं? सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट आप कभी भी कर सकते हो, प्री मैरिज में भी कर सकते हो, 18-20 ईयर्स से लेके 50-60 तक भी करा सकते हैं सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। कोई एज लिमिट नहीं है, जब आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट साइज मेरा छोटा है तो उसमें इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट सिलिकॉन जो इम्प्लांट सर्जरीज में है, जो है ब्रेस्ट को एलिवेट करते हैं और उसके नीचे स्लाइड करते हैं, और हम जो इंसिजन जो है जहाँ से प्लेस करते हैं वो बहुत मिनिमल और एकदम हिडन एरियाज में रखते हैं, ताकि विजिबल ना हो, कोई भी स्कार विजिबल नहीं होता है आपको सर्जरीज के बाद। तो अगर मान लीजिए कि कोई लेडी है जिनकी शादी हो गई है और वो बच्चा प्लान कर रही है, तो भी वो करवा सकती हैं ये सर्जरी? हाँ। ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नॉर्मली हम इसको इम्प्लांट को जो है वो मसल्स के नीचे प्लेस करते हैं, तो जो है पार्शल, और कुछ लोगों में पार्शल मसल पार्शल ब्रेस्ट के नीचे प्लेस करते हैं। ओके। तो हम इसको ब्रेस्ट से इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग में जो नॉर्मली जनरली कोई इश्यूज आते नहीं हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, तो अगर मिल्क में है नॉर्मल भी आपको इश्यूज आ सकते हैं, ऐसा इम्प्लांट से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आते हैं। और जिनमें बहुत ज़्यादा थिन ब्रेस्ट में तो हम कंप्लीटली मसल के नीचे प्लेस करते हैं, तो वो ब्रेस्ट के कॉन्टैक्ट में रहता ही नहीं बिल्कुल भी। तो ब्रेस्ट तो ये सारा हार्मोनल है ब्रेस्ट मिल्क, इसका इम्प्लांट से और ब्रेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब कि अगर एक इंसान इम्प्लांट्स अपने बॉडी में इम्प्लांट्स डलवाता है तो भी उसको बिल्कुल भी चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नॉर्मली कोई इश्यूज नहीं। राइट। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किसके लिए कौन सा साइज बेटर है? देखिए, उसमें हम साइज मेजर करते हैं, आपका जो ब्रेस्ट का जो डायमीटर होता है वो हम चेक करते हैं। तो जो इम्प्लांट का डायमीटर होता है वो आपके ब्रेस्ट के डायमीटर से सेम होना चाहिए। अच्छा। तो वो डायमीटर से हम मैच करते हैं साइज के बाद। उसमें हम प्रोजेक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि आपको है ना क्या नॉर्मल प्रोजेक्शन चाहिए, मीडियम प्रोजेक्शन चाहिए या हाई प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन आप चूज कर सकते हैं, आपको कितना साइज चाहिए, कितना आपको इनलार्जमेंट रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप प्रोजेक्शन चूज कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास आके अच्छी खासी काउंसलिंग करा के, मेजरमेंट करा के और उसके बाद डिसाइड करते हैं? यस डेफिनेटली, सब काउंसलिंग करके हम आपका ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे, उसमें आपका साइज चेक करेंगे हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, और फिर वो साइज चेक करके फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे आपको कौन सा साइज का रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी साइज क्या है उसके हिसाब से, आपकी जो है बिल्ड कैसी है,
उसके हिसाब से फिर आपका जो है वो इम्प्लांट का साइज डिसाइड होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस बारे में बात करने के लिए। हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स हैं सारे काउंसलिंग के लिए, फीमेल स्टाफ है, ओके। वो सब साथ में रहते हैं सारे, और फुल प्राइवेसी रहती है आपके लिए। जो भी करना चाहता है, ब्रेस्ट सर्जरी हो, चाहे टमी टक सर्जरी हो, चाहे लाइपोसक्शन, चाहे फेस की प्लास्टिक सर्जरी, कोई भी प्लास्टिक सर्जरी हो, तो उसमें फुल प्राइवेसी मेंटेन होती है। वो पेशेंट डॉक्टर का रिलेशनशिप रहता है, वो कभी बार एक्सपोज नहीं होगा आपका कि ये सर्जरी हुआ है। मतलब जितनी भी सर्जरीज आपने की है या कोई भी एक प्लास्टिक सर्जन कर रहा है, वो एथिकली इस चीज को मेंटेन करते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रहे उनका केस। यस डेफिनेटली, अगर पेशेंट चाहता है कॉन्फिडेंशियल रहे तो वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल रहता है उसमें। ज्यादातर पेशेंट्स ऐसा ही चाहते होंगे। हाँ जी, ज़्यादातर चाहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रहे, जिसमें टमी में तो वैसे भी विजिबल नहीं होता है उसमें। तो ये सब वो तो सब प्राइवेसी डॉक्टर के रिलेशनशिप में रहता है। डॉक्टर, ये जो सिलिकॉन इम्प्लांट्स की बात कर रहे थे, बहुत बार ऐसी बातें आती हैं कि ये सिलिकॉन इम्प्लांट्स जो होते हैं इनसे कैंसर भी होता है, क्या ये जी सच ऐसा है? नहीं है, कैंसर तो नॉर्मल पब्लिक में भी हो सकता है। जिन्होंने सिलिकॉन इम्प्लांट नहीं कराए उनमें भी कैंसर हो रहे हैं, उनमें ज़्यादा हो रहे हैं राइट कैंसर। राइट राइट। तो ये सिलिकॉन इम्प्लांट हुआ फिर आपको कैंसर हुआ तो फिर वो एसोसिएट कर लेते हैं, नहीं मुझे इम्प्लांट से कैंसर हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत रेयर केसेस ऐसा रिपोर्टेड थे, लेकिन अभी तो इम्प्लांट में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन आ चुके हैं, काफ़ी न्यू जनरेशन इम्प्लांट आ चुके हैं, तो बहुत मिनिमल है। नॉर्मल भी तो कैंसर रिस्क तो किसी को भी रहता ही है, ऐसा कुछ नहीं कि इम्प्लांट से ही रिस्क हो रहा है। ऐसा कोई मतलब एक्स्ट्रा इम्प्लांट की वजह से कैंसर हो रहा है, इम्प्लांट की वजह से ये ऐसा बिल्कुल कोई एक मिथ है। कोई myth है। क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा मतलब इंटरनेट पे भी जब हम देखते हैं तो ये तो निकलता ही है। और जब भी हम रिव्यूज देखते हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिव्यूज मिलते हैं। कुछ बहुत सारे वीडियोस में इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा कहा होता है कि मैंने इम्प्लांट्स इंसर्ट करवाए और उसके बाद मुझे हेडेक का प्रॉब्लम आ गया या नेक पेन का प्रॉब्लम वो आ गया। एसोसिएट करते हैं, हम लोग को एसोसिएट होता नहीं, मैंने ये सर्जरी कराया था तो मुझे ऐसा जो है ये नेक पेन हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। हमें हैबिट्स होती है, हमें कुछ भी चोट भी लग जाए तो नहीं, हमें वो 1 साल पहले चोट लगी थी इसलिए हमें अभी पेन हो रहा है, अभी ऐसा नहीं होता है। हम किसी चीज़ को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ से। तो ब्रेस्ट सर्जरीज के लिए सबसे बेस्ट जो है वो फैट ग्राफ्टिंग और इम्प्लांट ही है। वो डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट साइज कैसे हैं, क्या है। लोग ओवर द काउंटर मेडिकेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग और प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल सेफ है और सारा बॉडी चेकअप होने के बाद होती है। तो डेफिनेटली आप इधर उधर चक्कर में मत जाइए कि ये सब चीज़ें हम वहाँ जाएँ, ये करें वो करें। उसमें आप डायरेक्ट प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करिए, ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से, और इससे आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिल जाएगा उसमें। हाँ, सी गर्ल्स, नाउ यू कैन गेट व्हाट यू वांट। तो डेफिनेटली आप एक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट कीजिए अगर आपको बेटर ब्रेस्ट चाहिए। अगर आपको छोटा करना है तो भी, साइज कम करना है तो भी, और एनहांस करना है तो भी। डॉक्टर, एक टर्म है मम्मी मेकओवर, बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, इंस्टा वगैरह पे, रील्स वगैरह पे बहुत देखने मिलता है, ये क्या होता है? जी, मॉमी मेकओवर प्लास्टिक सर्जरी है जिसमें हम फेस से लेके बॉडी की सारी प्लास्टिक सर्जरी जब करते हैं तो उसको मॉमी मेकओवर करते हैं। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली जैसे आप जब मॉमी नहीं थे आप, तो आपकी बॉडी बिल्कुल फिट थी, आपका फेस बिल्कुल ग्लोइंग था, आपका फेस बिल्कुल स्किन बिल्कुल फ्रेश थी, आपके ब्रेस्ट साइज नॉर्मल थे, आपके टमी स्लिम थी। लेकिन मम्मीज बनने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद जब आप मम्मीज बन गए हैं तो उसके बाद सब पूरा बॉडी का शेप डिफरेंट हो जाता है। आपके फेस का ग्लो चला जाता है, स्किन लूज हो जाती है फेस की, आपके ब्रेस्ट साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है, सैगिंग करना शुरू हो जाते हैं, टमी में फैट आना शुरू हो जाता है, हिप्स में फैट आना शुरू हो जाता है। तो मम्मी मेकओवर मतलब आपको वापस मम्मी से आपको वापस यंग बनाना, उसे कहते हैं मम्मी मेकओवर से। अच्छा। तो उसमें हम फेस के लिए बोटॉक्स और फिलर्स कर सकते हैं, फेस को रिजुनेट करने के लिए। ब्रेस्ट सर्जरी कर सकते हैं, ब्रेस्ट लिफ्ट है, ब्रेस्ट सिलिकॉन इम्प्लांट्स है। टमी के लिए हम लाइपोसक्शन और एब्डोमिनोप्लास्टी कर सकते हैं, जिसको टमी टक कहते हैं, वो कर सकते हैं। इवन जो है प्रेगनेंसी के बाद जिनकी जो है नॉर्मल बर्थ के कारण, जिनका नॉर्मल बर्थ हुआ है, उनमें काफ़ी ज़्यादा वजन अगर लूज हो गया है तो वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी भी होती है। अच्छा। तो दैट इज ऑल्सो अंडर प्लास्टिक सर्जरी। तो वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी भी कर सकते हैं, दैट इज अंडर मॉमी मेकओवर सर्जरी। तो वापस हम फ्री स्टेट में पहुंचा सकते हैं। मतलब ये पूरा एक बॉडी से रिलेटेड है? यस, पूरा नॉट जस्ट फेस? नॉट जस्ट फेस, फुल बॉडी रिलेटेड। तो जिसमें आपको फुल मॉमी से लेके वापस नॉन मॉमी तक पहुंचाना है, वो प्लास्टिक सर्जन का जवाबदारी होती है। यंग अगेन। जब कॉस्मेटिक सर्जरी की बात आती है तो हम ज्यादातर फीमेल्स के बारे में सोचते हैं, तो मेल्स भी आपको अप्रोच करते हैं क्या? यस डेफिनेटली, मेल्स भी जा रहे हैं आजकल। मेल्स को भी है जो है फेस के लिए बोटॉक्स फिलर्स करा रहे हैं, राइनोप्लास्टी कर रहे हैं नोज के लिए, और मस्कुलिन अपीयरेंस दे रहे हैं, जॉ लाइन का जो लुक है वो देना है, हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। गायनेकोमास्टिया काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, उसके लिए लाइपोसक्शन कर रहे हैं। टमी में 6 पैक्स एब्स कर रहे हैं, लाइपोसक्शन कर रहे हैं। तो मेल्स लोग भी पीछे नहीं है। मेल्स लोग भी जो ग्रूमिंग के लिए आप देखोगे कि जो है
जितनी ग्रूमिंग फीमेल कर रही थी, मेल्स भी उतना ग्रूमिंग कर रहे हैं आजकल। काफी ट्रेंडी है ये, ट्रेंड में है कि मेल्स जो है वो काफी अपना ध्यान रख रहे हैं। पहले अलग ही एक माहौल रहता था, रफ एंड टफ है, मेकअप हमारे लिए नहीं है, और ये सारी धारणाएं थी। बट अब लाइक मेल्स आर ऑल्सो कम्पीटिंग। डॉक्टर ये बताइए कि वर्जिन सर्जरी क्या होती है? इज इट पॉसिबल टू बिकम वर्जिन अगेन? यस, प्लास्टिक सर्जरी में एक सर्जरी है हाइमेनोप्लास्टी। ओके। इट इज कॉल्ड एज अ वर्जिन सर्जरी, जिसमें होता क्या है, नॉर्मली बर्थ से हमारे पास एक हाइमेन होता है वजाना के एंटीरियर पार्ट में। तो हाइमेन जो है अगर वो ब्रेक हो गया है, आजकल बहुत ही कैजुअल जो है सोशल मिंगलिंग हो रही है, सोशल इंटरेक्शंस काफ़ी कॉमन है पब्लिक के, और फीमेल्स मेल्स काफ़ी ज़्यादा है, बॉन्डिंग है कॉलेजेस में। तो अगर किसी को अगर हाइमेन रिकंस्ट्रक्शन कराना है तो वो भी पॉसिबल है। वो भी प्लास्टिक सर्जरी से हम वापस जो है हाइमेन को रिकंस्ट्रक्ट करके वापस जो है वर्जिनिटी स्टेट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे। ओके। और इवन वजाइनोप्लास्टी भी पॉसिबल है, जिनकी जो है बर्थ के बाद, नॉर्मल बर्थ अगर इनका हुआ है, वजाइना काफ़ी लूज हो गई हैं, तो वो भी हम वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी भी जो है प्लास्टिक सर्जरी से कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। सो एक वर्जिनिटी वापस पाने का एक रास्ता है ये। हाँ जी। कुछ लोग तो अभी ये भी ट्रेंड चल रहा है कि लोग आफ्टर मैरिजेस और सो लाइक बच्चे भी हो गए, उसके बाद भी उनको लगता है नहीं अभी मुझे वापस गिफ्ट देना है, एनिवर्सरी गिफ्ट देना है, तो उसमें भी लोग आके ऐसा जो है ये वर्जिन सर्जरी करा रहे हैं टू गिफ्ट फॉर द हस्बैंड, तो ये भी उसमें भी कॉमन है। ओके। सो हाइमन तो किसी दूसरे कारण से भी जा सकता ये है? कॉमन है डेफिनेटली। ये तो आप अगर फिजिकल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स वुमन है, साइकिलिंग है, उसके दौरान में बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है तो वो ब्रेक हो सकती है, लेकिन कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं कुछ लेके, तो वापस हम सर्जरी करके हाइमेन को रिस्टोर कर सकते हैं। एक्चुअली सोसाइटी को या लोगों को जानना चाहिए कि हाइमन जो है वो ब्रेक किसी भी कारण से हो सकता है। इट्स हाँ जी, नॉट हाँ जी। जस्ट बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर वर्जिनिटी। सो लाइक एथलेटिक अगर कुछ एक्टिविटीज हैं तो उससे भी हो सकता उससे है। भी हो सकता है। किसी को भी वेजाइना टाइटनिंग करनी है, या फिर अगेन द पर्सन वांट्स टू फील लाइक अ वर्जिन, तो डेफिनेटली प्लास्टिक सर्जरी अवेलेबल है। डॉक्टर ये बताइए कि आपने प्लास्टिक सर्जन बनना ही क्यों चूज किया? कोई और फील्ड क्यों नहीं चूज किया? यही क्यों? देखिए, मैं स्कूल डेज में आर्टिस्ट था, पेंटिंग काफ़ी अच्छी करता था यहाँ पे, अच्छा। और मेरी हॉबी थी पेंटिंग्स करना, फाइन आर्ट्स करना। ओके। मैं फादर इन लॉ स्कूल से पढ़ा हूँ यहाँ पे, और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। तो स्कूल डेज में मैं यूटी लेवल पे पार्टिसिपेट करता था, और कॉम्पिटिशन्स में, ड्राइंग में, फाइन आर्ट्स में, रंगोलीज में, इवन जो यूटी लेवल्स पे जो तारपा फेस्टिवल्स होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा मैं पार्टिसिपेट करता था सब में। तो मेरी टीचर चाहती थी कि मैं आर्ट्स लूँ ऐसा, तो आर्ट्स के पीछे मुझे बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं था, आर्ट्स के प्रति लगाव ज़्यादा है मुझे, फाइन आर्ट्स को लेके, पेंटिंग को लेके। तो जब मैं डॉक्टर बन गया और जब मैं सर्जन बन रहा था, तो सर्जरी के दौरान मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये प्लास्टिक सर्जरी ऐसी ब्रांच है जहाँ पे मेरा साइंस और पैशन दोनों एक साथ आके कंबाइन होता है। राइट। तो ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे जब प्लास्टिक सर्जरी करूँगा तो डेफिनेटली मैं अपनी हॉबीज़ को, मेरे जो पैशन है उसको, और मेरा जो टैलेंट है और मेरा जो नॉलेज है, वो तीनों कंबाइन कर सकता हूँ इसी जगह पे। तो आज मैं 10 ईयर्स से प्लास्टिक सर्जरी कर रहा हूँ, और डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ कि जो है मुझे कभी लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है मेरी हॉबी जस्ट कंप्लीट हो रही है, मेरा पैशन हो रहा है। तो मैं जो भी प्लास्टिक सर्जरी करता हूँ मैं पैशन से करता हूँ। इस पेशेंट्स को लेके मैं डिफरेंटली कैटर करता हूँ, उनको एग्जामिन करता हूँ, उनको चेक करता हूँ, मैं अपना साइंटिफिकली मेडिकली चेक करता हूँ, और इवन फ्रॉम आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। आप होते हैं ना कि आर्ट लोग जो है कुछ भी अगर ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना, तो एक बार में उतना अच्छा वो उस पैटर्न से बना लेंगे। राइट। तो उसी तरह से मुझे पता है कि पेशेंट्स को जब मेरा नाइफ चलेगा उसके ऊपर, तो किस पैटर्न में चलना है, कहाँ चलना है, तो बहुत परफेक्टली जो है उसमें मैं जो है स्किन मुझे कट करना है, उतने पार्ट का उतना कट करना है, उस शेप में कट करना है, ये सब चीज़ें काफ़ी काम करती है। राइट। क्योंकि मैंने ये चीज़ तो नोटिस की है कि आप बहुत ही एक पेशेंस के साथ बात भी करते हैं, और आप में काफ़ी पेशेंस है टू, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है टू हैंडल द पर्सन जो आपके सामने बैठा हुआ है, द पेशेंट। ये डेफिनेटली जो है पेशेंट्स लोग अपना फुल लाइफ लेके, अपना कॉन्फिडेंस लेके मेरे पास आते हैं, इतना भरोसा होता है उनको, तो मुझे उनके लिए कहीं ना कहीं तो उनको कमिटमेंट देना पड़ेगा उनके लिए। और वो लोग काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उनको भी काफ़ी क्वेरीज होती है, उनके बॉडी से लेके वो होती है, बॉडी इमेज स्ट्रेस को लेके। तो हम ये जानते हैं, इतना साल से प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं कि अपनी एवरी पर्सन इज अ स्पेशल थिंग,
उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या चाह रहे हैं, उनको क्या पार्ट का क्या कैसे करना है। तो वो ध्यान में रखते हुए हम अपने मेडिकल नॉलेज को और आर्ट्स को जो अप्लाई करते हैं और फिर उनको रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप उनको सेटिस्फाई करके भेजते होंगे तो आपको भी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता ही होगा। या डेफिनेटली अगर कोई हम प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं और सामने वाला अगर बहुत खुश है तो हम भी खुश होते हैं। डेफिनेटली वो लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो काफ़ी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेंटल सेटिस्फेक्शन तो डेफिनेटली मिलता है। मेंटल सेटिस्फैक्शन तो बहुत ही ज़रूरी भी है। डॉक्टर, अगर किसी को भारत में प्लास्टिक सर्जन बनना हो तो कैसे बन सकता है? जी, प्लास्टिक सर्जरी बनने के लिए सबसे पहले तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। 12th साइंस के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट करने के बाद आपको नेट एग्जाम क्लियर करके आपको एमबीबीएस करना है। राइट। तो एमबीबीएस का ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स का है विद इंटर्नशिप। एमबीबीएस कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको एमएस जनरल सर्जरी चूज़ करना है, तो वो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नेट एग्जाम्स। वो करने के बाद आपके 3 इयर्स का एमएस जनरल सर्जरी होता है। तो एमएस जनरल सर्जरी में हम सब सीखते हैं सारा, नॉर्मल गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स सर्जरीज, नॉर्मल सर्जरीज, हाइड्रोसिल, हर्निया, ये सब सारी सर्जरीज जो है हम जनरल सर्जरी में सब सीखते हैं सारा। फिर जनरल सर्जरी करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है, वेदर वी हैव टू बिकम अ हार्ट सर्जन, whether we want to become a kidney surgeon, we want to become a plastic surgeon, we want to become a neurosurgeon। तो ये जनरल सर्जरी की सारी ब्रांचेस हैं। तो पहले आपको जनरल सर्जन तो बनना ही बनना है, आपको जनरल सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी आपको। उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे प्लास्टिक सर्जन बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है, यूरो सर्जन बनना है। तो 3 इयर्स इज जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी करने के बाद वापस आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करोगे तब फिर ये सुपर स्पेशलिटी कोर्स जो है प्लास्टिक सर्जरी का, इट इज 3 इयर्स। एनी कोर्स, वेदर इट बी न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और यूरो सर्जरी, ऑल आर 3 इयर्स ड्यूरेशन। तो जब आप ये इतना 5.5 इयर्स, ऑलमोस्ट 6 इयर्स होता है, 6 + 3 9 + 3 12 इयर्स, उस बीच में एंट्रेंस 14-15 इयर्स टोटल लग जाते हैं आपको डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन बनने, आफ्टर 12th। सो इट्स अ लंबा ड्यूरेशन। और इतना हार्ड कोर ट्रेंड होने के बाद आप इतनी एडवांस सर्जरीज कर रहे हो, जनरल सर्जरी में इतना ट्रेंड हुए हो, उसके बाद फिर प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हो। तो प्लास्टिक सर्जरी सुपर स्पेशलिटी, इट इज कॉल्ड एज MCH, मास्टर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द MCH। तो लोग पूछते हैं कि आप इतनी सर्जरीज, एडवांस सर्जरीज कर रहे हो, इतने कम समय में लग रहा है, लेकिन व्हाई इट इज सो कॉस्टली, व्हाई प्लास्टिक सर्जरी इज सो कॉस्टली? बिकॉज इसमें आपको डेफिनेटली टैलेंट तो चाहिए, साइंस में आपको एक्सपर्ट भी चाहिए, उसके बाद आपको इतने ईयर्स भी कंट्रीब्यूट करने हैं, अराउंड 12 to 14 ईयर्स ऑफ इंटेंसिव हार्ड वर्क, इतना डिवोशन। आफ्टर 12th, मतलब आप 12th सोचो, 12th कर रहे हो, कितना बड़ा ड्यूरेशन लगता है। उस 12th के वापस 12 ईयर्स तो आधे लोग तो सोच के डर के भाग जाए पहले। राइट। तो डेफिनेटली अगर लोग पूछते हैं ऐसा कि क्यों प्लास्टिक सर्जरी इज कॉस्टली, बिकॉज उसमें आपका टैलेंट गया है, आपका मेडिकल साइंस का नॉलेज गया है, आपके इतने ईयर्स कंट्रीब्यूट गया है, इतना हार्डवर्क गया है, इसलिए जो वो हाफ एन आवर सर्जरी जो है, 1 घंटे की सर्जरी इतने कॉस्टली है। राइट। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको आर्ट में इंटरेस्ट था, तो अगर आर्ट और साइंस का एक कॉम्बिनेशन हम देखें तो द पर्सन, स्टूडेंट कैन डेफिनेटली गो फॉर बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन। डेफिनेटली उसमें जिनको हार्डवर्क करना है, जिनको हार्डवर्क से पीछे नहीं हटते हैं, जो डे नाइट सर्जरीज कर सकते हैं और कमिटेड है पेशेंट्स के आउटकम को लेके, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को, और उनको लगता है कि नहीं, मैं इसमें जो है ये शेप प्रॉपर पेशेंट को प्रोड्यूस कर सकता हूँ जो चाहिए उनको, डेफिनेटली शुड गो फॉर प्लास्टिक सर्जरी। तो ये तो उनको 12th से पहले सर्जरी, हाँ, बहुत ही एडवांसिंग और सर्जरी है, अभी तो आए टाइम में और बढ़ने वाली है लोगों की। जैसे जैसे हम हमारा जो है हम 21st सेंचुरी में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मॉडर्न हो रहे हैं, और तो प्लास्टिक सर्जरी भी और लोग करा रहे हैं। राइट। तो एक बहुत ब्रॉड सी चीज है, एक बहुत ब्रॉड सा एरिया है। यस, डेफिनेटली प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही बड़ा एरिया है, फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर टोज तक फुल बॉडी को कवर करता है प्लास्टिक सर्जरी। राइट। सो प्लास्टिक सर्जन अगर आप बनना चाहते हैं तो आर्ट और साइंस का एक मिक्स है ये। और जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि हार्ड वर्क तो मतलब कहीं नहीं गया, आपको 12 साल तो कम से कम लगाने पड़ेंगे और हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही आई थिंक उस फील्ड में जाना। प्लास्टिक सर्जरी में अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आप प्लास्टिक सर्जरी में लीजिए, वरना तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा लाइफ। डॉक्टर, एक मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपको लगता है कि अभी आप कहना चाहते हैं। वापी सिलवासा की जो ऑडियंस के लिए मेरा यही मैसेज है कि प्लास्टिक सर्जरी अभी वापी सिलवासा में अवेलेबल है।
अगर किसी को एक्सीडेंट ट्रॉमा हो रहा है पर्टिकुलरली और कॉस्मेटिक कंसर्न है, तो आप डायरेक्टली प्लास्टिक सर्जन से कंसर्न करिए। अगर आप डायरेक्टली आते हैं हमारे पास तो हम आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। और जिनका रिजल्ट पहले हो चुका है, अगर बचपन में कुछ ट्रॉमा हो गया तो उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो एवरी पर्सन इज़ अ ब्यूटीफुल, ऑल आर ब्यूटीफुल। एंड जिसको लग रहा है कि किसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ पॉसिबल है, तो आके आप कंसल्ट करिए। हम पहले असेस करेंगे आपको वैदा उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको, उसके बाद ही आपको एडवाइस करेंगे प्लास्टिक सर्जरी के लिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू। डॉक्टर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हमने की, और कुछ बातें तो मुझे बिल्कुल पता भी नहीं थी। कुछ एरियाज तो हमने, बहुत ही अनटच्ड एरियाज थे जो हमने आज जिनके बारे में डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, और वी आर रियली ग्रेटफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।